स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति को कड़वी हंसी आ गई। खांसी खांसी खांसी, तुमने क्या कहा? आरुष ने उत्साहित होते हुए कहा, यह सच है। मैंने अभी घर के नौकरों से सुना। तुम कल रात देर से आई और मैं और भी देर से आया, इसलिए हम दोनों ने श्री कमल को तुम्हारी दादी को गुलाबों का गुलदस्ता देते हुए देखने का रोमांटिक दृश्य मिस कर दिया। प्रीति अवाक रह गई। ऐसा हुआ था? फिर फूल कहाँ हैं? मुझे भी नहीं दिखे। तुम्हारी दादी ने उन्हें नौकरों को गुलाब का जैम बनाने के लिए दे दिया। आज सुबह हमने गुलाब के पैनकेक और गुलाब की दलिया खाई। प्रीति ने मुग्ध होकर अपनी दादी को बगीचे में श्री कमल के साथ देखा। तो श्री कमल मुक्केबाजी अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि दादी के लिए आए थे। सदमे से उबरकर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। दरअसल पहले भी कई लोगों ने दादी के लिए रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। हर दिन अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में व्यस्त रहती थी। मुझे हैरानी है कि क्या श्री कमल इस बार उनका मन मोह पाएंगे। आरुष बहुत उत्साहित थी, उसकी आंखें खुशी से झुक गईं। हमारी दादी में सच में असीम आकर्षण है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें एक रोमांटिक सांझ का प्यार मिल जाए। अरे, मैं तो खुद दादी के लिए एक साथी ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है, सुंदर बूढ़े आदमी मिलना मुश्किल है। मेरे दादाजी जवानी में इतने हैंडसम थे, दादी आसानी से किसी और को पसंद नहीं करेंगी। मुझे लगा कि श्री कमल बहुत अच्छे हैं, लंबे और मजबूत। मैं तो उनके और दादी के लिए मैचमेकर बनने पर विचार कर रही थी, लेकिन पता चला कि उन्होंने खुद ही दादी को पसंद कर लिया। प्रीति ने लाचार होकर उसकी तरफ देखा। तुम मैचमेकर बनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हो? दखल देना बंद करो। अगर तुम्हें सच में मैचमेकिंग पसंद है तो तुम एक मैचमेकिंग एजेंसी क्यों नहीं खोल लेती? इस सुझाव पर आरुष की आंखें चमक उठी। पता है, ये बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं है। मैं बाद में बड़े भाई से इस पर चर्चा करूंगी, देखूंगी कि क्या वह निवेश करेंगे और मैं इसका प्रबंधन करूंगी। जैसे ही उसने फिर से शौर्य का जिक्र किया, प्रीति खुद को उससे ये पूछने से नहीं रोक सकी, आरुष, क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारे भाई के लौटने के बाद से वह थोड़ा अलग लग रहा है? आरुष ने भ्रम में अपना सिर खुजलाया। किस तरह से अलग? मुझे बड़े भाई में कोई बदलाव नजर नहीं आया। वह पहले की तरह ही मिलनसार और देखभाल करने वाले हैं। उनके लौटते ही उन्होंने मेरे लिए कई बड़े क्लाइंट्स पेश किए। मैंने सोचा था कि उनके बिगड़े हुए चेहरे और पैर में गंभीर चोट के कारण वह शायद सनकी हो जाएंगे या लोगों से मिलने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े भाई अभी भी पहले की तरह ही खुशमिजाज और विनम्र हैं। भावनात्मक रूप से जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत और स्थिर हैं। मैं सचमुच उनकी प्रशंसा करती हूँ। प्रीति ने सिर हिलाया और आगे कोई पूछताछ नहीं की। ऐसा लग रहा था कि शौर्य आरुष के प्रति अभी भी वैसा ही है। अगर हितों का कोई टकराव न हो तो शौर्य जैसा दोस्त होना शायद सच में अच्छा होगा। ताज़ा होने के बाद प्रीति आरुष के साथ नाश्ते के लिए नीचे गई। नाश्ते की मेज पर श्री कमल वास्तव में दादी के प्रति बहुत ध्यान दे रहे थे, लगभग दुलार से, जबकि दादी प्रीति की उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत थी, और यहाँ तक कि दादी भी असाधारण रूप से संयमित लग रही थी। आरुष को उसकी तरफ आंख मारते हुए देखकर प्रीति ने हल्का सा सिर हिलाया ताकि संकेत दिया जा सके कि उन्हें कुछ नहीं देखने का नाटक करना चाहिए, ताकि शर्मिंदगी से बचा जा सके। आरुष को अपना उत्साह दबाना पड़ा और उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो, अपना भोजन जारी रखा। नाश्ते के बाद जैसे ही प्रीति दादी के साथ जाने वाली थी, उसने शौर्य को आते देखा। उसके साथ अभी भी उसका चचेरा भाई और सहायक योगेश था। हालांकि इस समय योगेश अत्यंत सम्मानजनक था। जैसे ही उसने दादी माँ को देखा, उसने चापलूसी भरी मुस्कान दी। कल ही प्रीति को खुले तौर पर और दबे तौर पर धमकाने का कोई संकेत नहीं दिया। प्रीति को अचानक महसूस हुआ कि शायद एक निश्चित प्रकार के बॉस के लिए एक निश्चित प्रकार का सहायक होता है। योगेश, कपटी और दो मुंहा को शौर्य ने सहायक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे शायद एक ही जैसे होंगे। वह नहीं रुकी, बस शौर्य को विनम्रता से सिर हिलाया और दादी को लेकर चली गई। श्री कमल भी ज्यादा देर नहीं रुके और चले गए। आरुष ने प्रीति की असहजता पर ध्यान नहीं दिया था और शौर्य को देखकर खुश हो गई। उसकी व्हीलचेयर धकेलने की पेशकश की। बड़े भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए बाहर घूमना सही नहीं है। तुम्हारा सबसे जरूरी काम अब घर पर अच्छी तरह से आराम करना है, ताकि कोई स्थायी प्रभाव ना पड़े। शौर्य ने यह नहीं कहा कि उसे उसकी दादी ने आने के लिए कहा था। वह बस मुस्कुराया और कहा, हर दिन घर पर रहना भी अच्छा नहीं है। मैं वैसे भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हैं, और योगेश के आसपास होने से मेरे लिए बाहर जाना सुविधाजनक है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आरुष ने उसे योगेश की तारीफ करते सुना, तो उसे तुरंत याद आया कि प्रीति ने एक दिन पहले क्या कहा था, योगेश के दरवाजा बंद करने और उसे जाने नहीं देने के बारे में। उसने योगेश की तरफ देखा और महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि इस आदमी की शक्ल में एक धूर्तता है। हालांकि उसने ईमानदारी और सम्मान की शक्ल पहन रखी थी, उसकी आंखें अब और तब उसकी तरफ घूमती थीं, और फिर कमरे में चारों ओर, जो बहुत ही असहनीय था। इस योगेश ने पहले उसके बड़े भाई के लिए काम किया था, और अब जब उसका भाई वापस आ गया था तो वह फिर से उसके साथ था। आरुष कभी नहीं समझ पाई कि उसका भाई ऐसे नकारात्मक दिखने वाले व्यक्ति को सहायक के रूप में क्यों रखना पसंद करता है। उसके छोटे भाई का सहायक योगेश दूसरी तरफ बहुत सम्मानजनक दिखता था और असाधारण क्षमताओं और चरित्र के साथ एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक था, जो योगेश से कहीं बेहतर था। उसने सीधे कहा, बड़े भाई, मुझे तुम्हारा ये सहायक पसंद नहीं है, उसकी जगह किसी और को ढूंढो। योगेश ने हैरान होकर और डरे हुए चेहरे के साथ कहा, बहन आरुष, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें नाराज किया है। तुम क्यों चाहती हो कि चचेरा भाई मेरी जगह किसी और को तुरंत रख ले? मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण इसी नौकरी पर निर्भर करता हूँ।
आरुष खुश नहीं हुई। तुम्हारी बहन कौन है? मुझे वह बुलाना बंद करो। मैं निश्चित रूप से तुम जैसा भाई नहीं चाहती। तुमने मुझे नाराज नहीं किया है, लेकिन यह अभी भी अस्वीकार्य है कि तुमने प्रीति को नाराज किया। तुम जैसे सहायक बड़े भाई के लिए केवल परेशानी का कारण बनते हैं। मैं मिस प्रीति को नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो? आरुष उससे और निपटना नहीं चाहती थी। उसने सीधे शौर्य का सामना किया। बड़े भाई, उसने खुद ही दरवाजा बंद करने का फैसला किया, प्रीति को जाने से रोका। क्या तुम सच में अभी भी इस तरह के सहायक पर भरोसा कर सकते हो? शौर्य ने आह भरी। आरुष, मैं पहले ही उसे इस बात के लिए डांट चुका हूं। उसने सच में कुछ गलत किया और प्रीति को डरा दिया। चिंता मत करो, मैं आज उससे प्रीति से माफी मंगवाऊंगा और वह भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेगा। आरुष ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कहानी में और कुछ नहीं था तो वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। बस इतना ही, बस ऐसे ही। बड़े भाई, क्या तुम अभी भी उसे अपना सहायक रखने वाले हो? योगेश के लिए यह आसान नहीं है। उसकी मां का अभी अभी देहांत हुआ है, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर हैं, और उसका छोटा भाई एक घातक मुकदमे में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया है। अगर मैं उसे अभी निकाल दूं तो उसका पूरा परिवार जीवित नहीं रह पाएगा। आरुष थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर आखिरकार कहा, बड़े भाई, तुम बस बहुत दयालु हो। लेकिन कुछ लोग मदद के लायक होते हैं और कुछ नहीं। कौन मदद के लायक नहीं था? यह अनकहा छोड़ दिया गया। लेकिन शौर्य ने बस उसकी तरफ मुस्कुराया, फिर दादी माँ के पास जाकर उनका साथ दिया। दादी माँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? मुझे याद है कि तुम हमेशा रात में जाग जाती थी, इसलिए मैंने खास तौर पर किसी को तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रॉयल जेली और 100 साल पुरानी जिनसेंग खरीदने के लिए कहा था। इसे आजमाओ और देखो कि क्या इससे मदद मिलती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं और खरीदूंगा। दादी माँ ने अपने सबसे बड़े पोते को देखा, जो वास्तव में आकाश से कहीं ज्यादा चौकस और विचारशील था। उसे हर किसी की पसंद याद थी और उसने सबसे उचित उपहार सटीकता के साथ दिए। उसकी कोमल आवाज और मिलनसार मुस्कान के साथ उसे पसंद न करना मुश्किल था। शौर्य, मेरी नींद की समस्या का प्रीति की दादी ने पहले ही ध्यान रख लिया है। मैं अब चौंक कर नहीं जागती। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें मेरे लिए उपहार लाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम ठीक हो, दादी संतुष्ट हैं। इसका ध्यान रख लिया गया है। शौर्य के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव आया। ये सच में बहुत अच्छी खबर है। प्रीति की दादी सच में एक देवी डॉक्टर हैं। अब तुम शांति से सो पाओगी। एक तरफ आरुष उलझन में दिख रही थी। दादी, तुम्हें सोने में परेशानी थी? मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। दादी माँ ने उसके सिर पर थपकी दी। तुम्हें क्या पता होगा? ये तुम्हारा बड़ा भाई है जो चौकस है, मेरी इस समस्या को नोटिस कर रहा है। परिवार में बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरुष ने बार बार सिर हिलाया। ये सच है, बड़े भाई बहुत बारीक हैं, मैं निश्चित रूप से तुलना नहीं कर सकती। कुछ बेकार की बातों के बाद थोड़ी देर बाद ही दादी माँ ने मुख्य विषय छेड़ा। शौर्य, मैंने सुना है कि हाल ही में तुम प्रीति का पीछा कर रहे हो। क्या तुम भी उसे पसंद करने लगे हो? शौर्य रुका, फिर कड़वी मुस्कान दी। दादी, तुम्हें भी इसके बारे में पता चला? हूँ, मैं वास्तव में प्रीति का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं पहले भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उस समय तुमने कहा था कि तुम आकाश से उससे शादी करवाना चाहती हो, इसलिए मुझे उन भावनाओं को दबाना पड़ा। अब जब प्रीति ने आकाश को तलाक दे दिया है, मैं उसे खुशी देना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने उसके करीब आना शुरू कर दिया है। दादी माँ का भाव गंभीर हो गया। ये जानते हुए कि उसने तुम्हारे भाई से शादी की थी, तुम फिर भी उसका पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? वह तुम्हारी भाभी है। दादी, वे पहले ही अलग हो चुके हैं, उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। आकाश प्रीति को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वह अद्भुत है। हालांकि स्थिति वास्तव में थोड़ी अजीब है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी माँ ने उसकी तरफ देखा और सीधे कहा, तुम्हें किसने बताया कि आकाश प्रीति को पसंद नहीं करता? क्या तुमने उसे हर दिन प्रीति का पीछा करते हुए नहीं देखा है? वह उसे किसी और से ज्यादा पसंद करता है। शौर्य ने सिर हिलाया। दादी, आप केवल बाहरी दिखावे से स्थिति का आकलन नहीं कर सकती। चाहे पहले हो या अब, आकाश का प्रीति से शादी करना और उसका पीछा करना कृतज्ञता की भावना से था। आखिरकार प्रीति की दादी ने आपकी जान बचाई थी और आकाश आपके प्रति बहुत वफादार है, इसीलिए वह प्रीति के लिए अच्छा रहा है। लेकिन अगर वह सच में प्रीति को पसंद करता तो वह उसे पहली जगह में तलाक नहीं देता। जिस लड़की को आकाश सच में पसंद करता है, वह वास्तव में आस्था है। वह आस्था के लिए कुछ भी करेगा। दादी माँ ने यह सब आकाश से पिछली रात को ही सुन लिया था, इसलिए शौर्य की बातों से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि आरुष, जो एक तरफ खड़ी थी, शौर्य को सदमे में देख रही थी। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। बड़े भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दूसरे भाई को आस्था स्पष्ट रूप से पसंद नहीं है। आस्था एक झूठ ही है, उसने एक भी सच्ची बात नहीं कही है। अगर दूसरे भाई ने प्रीति को तलाक दिया था तो ये सब उसके उकसाने के कारण था। उसने दूसरे भाई को ड्रग्स दिए, उसके साथ सोने का नाटक किया और फिर दूसरे भाई के बच्चे को ले जाने का दावा किया, इसीलिए उसके पास तलाक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में बच्चा दूसरे भाई का बिल्कुल नहीं निकला, बल्कि तुम्हारा था। उसने दूसरे भाई को इस तरह से धोखा देने और हेरफेर करने की हिम्मत की। अगर दूसरा भाई उसके बाद भी उसे पसंद कर सकता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि दूसरा भाई बीमार है? उसके खंडन से विचलित हुए बिना शौर्य ने शांत और अच्छे स्वभाव से जवाब दिया, भले ही आकाश आस्था को पसंद नहीं करता हो, यह साबित नहीं होता कि वह प्रीति को पसंद करता है। मैं तुम्हारे दूसरे भाई के साथ बड़ा हुआ हूं और मैं उसके व्यक्तित्व को किसी और से बेहतर जानता हूं। उसके जैसा वफादार व्यक्ति एहसान चुकाने से चूकना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह प्रीति से शादीशुदा रहे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह सचमुच प्रीति को पसंद नहीं करता। आरुष के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बड़े भाई, क्या तुम सच में दूसरे भाई के बारे में बात कर रहे हो? मैंने दूसरे भाई को कभी इतना वफादार नहीं सोचा।
दादी माँ हंसे बिना नहीं रह सकी। शौर्य, यह मत मान लेना कि तुम एक वफादार बच्चे हो तो आकाश को भी ऐसा ही होना चाहिए। वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। प्रीति से उसकी शादी न तो वफादारी से हुई थी और न ही मुझ पर किसी कर्ज को चुकाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि इस घर में कोई भी उसे ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर सकता है जो वह नहीं करना चाहता? कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता जब तक कि वह तैयार न हो। आकाश प्रीति को खुद को महसूस किए बिना ही पसंद करता था, अन्यथा वह इतना आज्ञाकारी क्यों होता? क्या तुम्हें लगता है कि वह बस किसी से भी शादी कर लेगा जिसे मैं उससे करने के लिए कहूंगी? उस समय जब वह आस्था से शादी करने के लिए प्रीति को तलाक देना चाहता था, मैं इसके लिए सहमत नहीं थी। फिर भी क्या उसने उसे तलाक नहीं दिया और आस्था के साथ शादी का आयोजन नहीं किया? हालांकि शौर्य ने फिर भी सिर हिलाया। दादी, आपने आकाश को गलत समझा है। वह सचमुच प्रीति को पसंद नहीं करता। आपको उन दोनों को वापस एक साथ लाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे उन दोनों में से कोई भी खुश नहीं होगा। इसे मुश्किल क्यों बनाना? भविष्य में मैं आकाश को एक उपयुक्त लड़की ढूंढने में मदद करूंगा। जहां तक प्रीति की बात है, बस उसे रहने दो। उसे और ज्यादा दुख मत दो। आरुष अपने बाल खींचने लगी, पूरी तरह से निराश महसूस कर रही थी। बड़ा भाई इतना जिद्दी क्यों है? उससे बात करना इतना थकाऊ है और यह उसे शक्तिहीन महसूस कराता है। चाहे वह और दादी कितना भी समझाएं, बड़ा भाई इस पर विश्वास करने से मना कर देता है। वह केवल सूखी आवाज में कह सकी, बड़े भाई, दूसरा भाई सचमुच प्रीति को पसंद करता है। उसे तलाक का पछतावा है और वह क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश कर रहा है। शौर्य ने उसकी तरफ मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी पछतावा है। अगर मुझे पता होता कि आकाश प्रीति को इतना नापसंद करता है और उसे तलाक दे देगा तो मैं खुद प्रीति से शादी कर लेता। आरुष को लगा कि उसके दिमाग की कोशिकाएं पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन बड़े भाई, तुम्हारी सगाई पहले से ही आस्था से हो चुकी थी, तुम प्रीति से शादी कैसे कर सकते थे? क्या तुम्हें आस्था अब नहीं चाहिए? मुझे याद है कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे, तुमने उसके कारण मुझे डांटा भी था। मैं बहुत देर तक दुखी रही थी। आस्था और मेरे बीच वास्तव में यह पारिवारिक प्यार ज्यादा है। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं कि हम परिवार की तरह बन गए हैं। तुम उससे झगड़ती रहती थी, लेकिन आखिरकार तुम और मैं ज्यादा करीब हैं, इसलिए मैं तुम्हें ही डांट सकता था। हमारा खून का रिश्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये फीका नहीं पड़ेगा। आरुष कुछ हद तक भौंचक होकर सुन रही थी। हालांकि वह खुश थी कि उसका बड़ा भाई जिंदा था और उसने उसके आदेशों का भी आज्ञाकारी रूप से पालन किया था, यहाँ तक कि प्रीति का पीछा करने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। उसे ये बातें सुनते ही आखिरकार समझ आ गया। क्या ये हो सकता है कि बड़ा भाई कटोरे से खा रहा था लेकिन बर्तन के बारे में सोच रहा था? ये सब बखेड़ा करने के बाद क्या ये दूसरा भाई नहीं था जो बड़े भाई की मंगेतर के लिए तरस रहा था, बल्कि बड़ा भाई दूसरे भाई की मंगेतर के लिए तरस रहा था? कैसा पारिवारिक प्यार, क्या परिवार की तरह बन गया, सब बकवास। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी शौर्य को कहते सुना, कंपनी में अभी भी बहुत सारे सार्वजनिक मामले निपटाने हैं। दादी, आरुष, मैं अब जाता हूँ और किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। उसके खत्म होने के बाद योगेश ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। बड़े भाई, प्रीति दूसरे भाई से प्यार करती है, तुमसे नहीं। आरुष ने जोर से चिल्लाया, लेकिन देखा कि उसका बड़ा भाई बिल्कुल नहीं सुन रहा था और बस चला गया। वह उसे जाते हुए खाली नजर से देखती रही और थोड़ी देर बाद उसने दादी माँ की तरफ मुड़कर कहा, दादी, मुझे क्यों लग रहा है कि बड़े भाई ने अभी जो कुछ कहा वह कुछ ऐसा लगता है जो केवल एक टीवी नाटक का बदमाश ही कहता होगा। क्या ये हो सकता है कि बड़ा भाई सच में एक बदमाश है और दूसरा भाई सच्चा रोमांटिक है? दादी माँ ने सिर हिलाया। मुझे अब तुम्हारे बड़े भाई की समझ नहीं आ रही। वह पहले अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करता था, है ना? वह अचानक अपने भाई की मंगेतर को क्यों चुराने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि इस बार उसकी चोट पैर या चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग में लगी है। वह प्रीति का पीछा करना चाहता है, लेकिन वह ये नहीं देखता कि क्या प्रीति उसे पसंद भी करती है। आरुष ने देरी से पूछा, क्या आप कह रही हैं कि बड़ा भाई प्रीति के लिए दूसरे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? क्या वह पागल हो गया है? अगर बड़ा भाई यहाँ होता तो दूसरा भाई उसके लिए उससे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करता। बड़े भाई को क्या हुआ? वह अब आस्था को क्यों पसंद नहीं करता? क्या वह पहले उसकी आकाश तक प्रशंसा नहीं करता था? उस समय जब आस्था और मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उसे देवदूत कमीनी कहा था और बड़ा भाई मुझ पर गुस्सा हो गया था। उसने मुझे आस्था से माफी मांगने के लिए कहा था। वह पहले आस्था का जोरदार बचाव करता था, तो अब वह क्यों कहता है कि उसे उस समय प्रीति से शादी न करने का पछतावा है? दादी माँ को भी समझ नहीं आया कि उनके हमेशा समझदार सबसे बड़े पोते को क्या हो गया था। वह पहले बहुत समझदार और आज्ञाकारी होता था, हमेशा संकेत पकड़ लेता था और कभी किसी को असहज नहीं करता था, इसीलिए श्री वर्मा उसे इतना प्यार करते थे। अगर वह अब जैसा व्यवहार कर रहा था, लोगों को न समझने का नाटक कर रहा था और चीजों को बिगाड़ रहा था, तो उसने इतनी प्रशंसा कैसे जीती होगी? आरुष, मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही अपने बड़े भाई के ज्यादा करीब रही हो, उसकी प्रीति का पीछा करने में मदद कर रही हो, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रीति खुद किसे पसंद करती है? अगर वह तुम्हारे बड़े भाई को पसंद कर सकती थी तो वह बहुत पहले ही उसके प्यार में पड़ गई होती। क्या उसे इतने सालों तक आकाश के पीछे भागने की जरूरत होती? आरुष शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मैं गलत थी दादी। मैं बड़े भाई के जिंदा वापस आने से इतनी उत्साहित थी कि मैंने उससे जो कुछ भी कहा वह करने की जल्दी की, प्रीति की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए। सिर्फ प्रीति ही नहीं, बल्कि तुम्हारा दूसरा भाई भी। दादी माँ ने दीवार पर लटकी एक तस्वीर को देखा जो 20 साल से भी पहले ली गई थी, जिसमें वह 2 साल के आकाश को गोद में लिए हुए थी। उन्हें हमेशा एक संदेह रहा था, जिसका जिक्र न तो श्री वर्मा ने और न ही उनकी पत्नी ने कभी किया था, इसलिए उन्होंने कभी नहीं पूछा था, कुछ भी न जानने का नाटक करते हुए।
उन्हें हमेशा महसूस होता था कि आकाश शायद श्रीमती वर्मा का बच्चा न हो, बल्कि श्री वर्मा और किसी अन्य महिला का बच्चा हो। हालांकि श्री वर्मा और उनकी पत्नी ने इसे छिपाने के लिए बहुत कोशिश की। दादी माँ, जिन्होंने खुद बच्चे पैदा किए थे, अच्छी तरह जानती थीं कि जन्म देना कैसा दिखता है और वह बच्चे की उम्र के बारे में गलती नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा श्रीमती वर्मा का पक्षपात अपमानजनक था। वह शौर्य पर इस हद तक दुलार करती थी कि वह उसे दुनिया की सभी बेहतरीन चीजें देना चाहती थी, फिर भी वह आकाश पर अत्यंत कठोर थी, अक्सर उसे मारती या डांटती थी और कभी कभी उसे खाना भी नहीं देती थी। अगर आकाश सचमुच उनका जैविक बच्चा होता, भले ही वह अपने बड़े बच्चे के प्रति पक्षपाती होती, तो भी वह दूसरे बच्चे के साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार नहीं करती। अपने पोते को दुख सहते हुए न देख पाने के कारण दादी माँ ने बच्चे को अपनी देखभाल में लेने का बहाना ढूंढा और कुछ वर्षों तक उसकी देखभाल की। जब उन्होंने बच्चे को अपनी देखभाल में लिया तो वह चोटों से ढका हुआ था, लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद वह चुप रहा और कभी आंसू नहीं बहाए। जब उसने उन्हें अपनी चोटों पर रोते हुए देखा तो वह कहता था, दादी, दर्द नहीं होता। वह अत्यंत समय से पहले का था। 1 या 2 साल की उम्र में एक असाधारण बुद्धि और एक चौंकाने वाला उच्च IQ दिखाता था। चाहे उसे कुछ भी सिखाया जाता, वह जल्दी से सीख लेता और उसे लागू करता, और यहाँ तक कि जो चीजें उसे नहीं सिखाई गई थी वह भी जानता था। हालांकि वह शायद ही कभी बोलता था और कभी शिकायत नहीं करता था या खुद का बचाव नहीं करता था। अफसोस की बात है कि दादी माँ उसे बहुत देर तक नहीं रख सकी, क्योंकि श्रीमती वर्मा ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा याद करने का दावा किया और उसे वापस ले लिया। कई सालों से दादी माँ पछतावे के साथ जी रही हैं। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने श्रीमती वर्मा का सामना नहीं किया और आकाश को वापस नहीं लिया, जिसके कारण वह श्रीमती वर्मा के हाथों में बड़ा हुआ और ज्यादा से ज्यादा अलग थलग और उदासीन होता गया, ज्यादा से ज्यादा एक चलते फिरते शव की तरह जी रहा था। आरुष, तुम्हारा दूसरा भाई और तुम्हारा बड़ा भाई अलग हैं। तुम्हारे बड़े भाई के कई दोस्त हैं, कई लड़कियां हैं जो उसे पसंद करती हैं और उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन तुम्हारे दूसरे भाई के ज्यादा दोस्त नहीं हैं और न ही ज्यादा लड़कियां हैं जो सचमुच उसे पसंद करती हैं, सिवाय प्रीति के। किसी और ने उसके प्रति उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया है जितना उसने किया है। प्रीति भी अकेली है जो उसके दिल में प्रवेश कर पाई है और उसे सच्ची भावनाएं महसूस कराई हैं। अगर तुम प्रीति को उससे दूर अपने बड़े भाई की तरफ धकेलती हो तो तुम्हारा दूसरा भाई बहुत दयनीय होगा। हालांकि उसने प्रीति को तलाक देने के लिए कुछ झटके झेलने लायक काम किया, वह अपनी गलतियों को महसूस करता है और बदल गया है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता? आरुष ने सिर हिलाया। मैं समझ गई दादी, मैं अब अपने बड़े भाई की मदद नहीं करूंगी। निश्चिंत रहो। दरअसल मेरा दूसरा भाई कल रात मेरे पास आया था। मैंने अपने बड़े भाई की मदद से प्रीति को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था और मेरा दूसरा भाई बहुत गुस्सा था। मुझे वास्तव में थोड़ा पछतावा है क्योंकि प्रीति को रात का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दादी माँ ने उसे दुलार और प्यार भरी आंखों से देखा। तुम बचपन से ही अपने बड़े भाई के साथ खेली हो और उसके ज्यादा करीब हो, इसलिए ये समझ में आता है कि तुम उसकी मदद करोगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस अब से ज्यादा सावधान रहना। मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम अपने दूसरे भाई के लिए अच्छी बनो या उसकी मदद करो, बस प्रीति को अपने बड़े भाई की तरफ मत खींचो। आरुष ने दादी माँ की बांह को गले लगा लिया और हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई की मदद नहीं करूंगी और न ही अपने दूसरे भाई की, लेकिन मैं प्रीति की मदद करूंगी। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? आखिरकार ये सबसे जरूरी है कि ये देखा जाए कि प्रीति किसे पसंद करती है। अगर वह उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती तो न तो मेरे बड़े भाई और न ही मेरे दूसरे भाई के पास मौका है। और अगर वह दोनों को पसंद करती है तो क्या यह असंभव है कि वह एक दिन मेरी बड़ी भाभी हो और अगले दिन मेरी दूसरी भाभी? दादी माँ ने हंसते हुए उसे डांटते हुए उसके सिर पर थपकी दिए बिना नहीं रह सकी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मार खाने के लिए कह रही हो। ये बात यहाँ ठीक है, लेकिन बाहर तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आउच, मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रही थी। प्रीति मेरे बड़े भाई को पसंद नहीं करती। उसने कल रात बहुत स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि वह अभी भी मेरे दूसरे भाई को पसंद करती है। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे दूसरे भाई ने भी कल रात मुझे बताया कि वह प्रीति को पसंद करता है। वह शायद ही कभी ऐसी चीजों को स्वीकार करता है जो दिखाता है कि वह सचमुच उसे संजोता है। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। उसे प्रयास के साथ उसका पीछा करने दो। उसे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि वह भविष्य में प्रीति को और भी ज्यादा संजोएगा। मैं समझ गई। मैंने कल रात तो दूसरे भाई के जख्मों पर नमक भी रगड़ दिया था। दादी माँ को ठीक से पता नहीं था कि उसने जख्मों पर कैसे नमक रगड़ा था, लेकिन इसमें अतीत को खोदना शामिल था कि उसने कैसे प्रीति को तलाक देने पर जोर दिया था, जिससे उसे दुख हुआ और दर्द महसूस हुआ। हालांकि उन्हें अपने पोते के लिए सहानुभूति महसूस हुई, उन्हें यह भी लगा कि उसके लिए एक सबक सीखना अच्छा है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लाचार होकर सिर हिलाया और खुशी से हंस दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश और प्रीति के बीच के अगले दृश्य का अनुमान लगाऊं या कहानी में कोई और बदलाव करूं? प्रीति मंद मंद मुस्करा उठी। दोपहर में प्रीति ने क्लिनिक में अपनी दादी डॉक्टर शकुंतला के साथ खाना खाया और फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। दादी की यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं थी, उन्होंने कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी इकट्ठी की थी, इसलिए प्रीति उनमें से कुछ को अप्रत्याशित जरूरतों के लिए अस्पताल ले गई। लेकिन जैसे ही वह अपने कार्यालय पहुंची, उसने देखा कि जयंत दरवाजे पर खड़ा है। वह मुड़कर जाने लगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जयंत ने ऊंचे स्वर में उसे पुकारा, डॉक्टर प्रीति, मैं माफी मांगने आया हूँ। कृपया मुझे ये शिष्टाचार प्रदान करें। गलियारे के लोग उसकी आवाज से खींचे चले आए। हर कोई गर्दन घुमाकर इस ओर देखने लगा। प्रीति जानती थी कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आपकी माफी की जरूरत नहीं है। कृपया तुरंत निकल जाएं और मेरे काम में बाधा न डालें। डॉक्टर प्रीति, अगर आप मेरी माफी स्वीकार नहीं करेंगी तो मेरे चचेरे भाई शौर्य मुझे वापस नहीं आने देंगे।
क्या आप मुझे बेरोजगार देखना चाहती हैं? उसका स्वर बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर छिछोरापन था। उसने प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा और लालच झलक रहा था। अपनी घृणा को दबाते हुए प्रीति ने बेपरवाही से पूछा, क्या शौर्य ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ, मेरे भाई ने भेजा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है, पर अगर वह कहते हैं कि मैं गलत हूँ, तो मुझे होना ही पड़ेगा। मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। प्रीति को लगा कि यह माफी बिल्कुल नहीं है, यह एक उकसावा है, उसे जानबूझकर नापसंद करने का प्रयास। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हाँ, तो तुम जा सकते हो। मेरे कार्यालय का प्रवेश द्वार मत रोको। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? जयंत ने चंचल मुस्कान पहनी। ठीक है, यह एक उपहार है जो मेरे भाई ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। वह सच में आप पर मोहित हैं। आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये कहते हुए उसने एक डिब्बा आगे बढ़ाया। हालांकि प्रीति ने उसे नहीं लिया। पिछली रात का हार आस्था का था, जो उसे घृणित लगा था। आज के डिब्बे में क्या होगा कौन जाने। मैं अकारण पुरस्कार स्वीकार नहीं करती, मैं उनका उपहार नहीं लूंगी। तुम अब जा सकते हो और यहाँ फिर कभी मत आना। जयंत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक क्रूर अभिव्यक्ति आ गई। वह प्रीति के करीब झुक गया और फुसफुसाया, शौर्य के कारण मैं तुमसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ। अगर तुमने अनादर करना बंद नहीं किया, तो मुझे दुश्मनी पर उतरने के लिए दोष मत देना। जब तुम्हारी इस अस्पताल में बेइज्जती होगी, तो मेरे पास दया की भीख मांगने मत आना। उसने डिब्बा प्रीति के हाथों में ठूंस दिया। उसके स्वर में उपहास था, बस एक बेशर्म छोकरी, जो पहले से ही मेरे छोटे चचेरे भाई के साथ रह चुकी है, एक कौड़ी की नहीं है। शौर्य का तुम पर मोहित होना तुम्हारा सौभाग्य है, और तुम यहाँ सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो। आज रात बेहतर होगा कि तुम जाकर शौर्य का साथ दो, उसे खुश रखो। भविष्य में तुम्हें फायदा होगा। अगर मैं नहीं गई और उनका साथ नहीं दिया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो शौर्य चाहते हो और उन्हें न मिली हो। अगर तुम नहीं गई, तो तुम्हारा अस्पताल तुरंत दिवालिया हो जाएगा। तुम बेबस होकर मदद के लिए उनसे भीख मांगोगी। प्रीति की आवाज बर्फीली थी। मुझे विश्वास नहीं होता, शौर्य वैसे इंसान नहीं है। वह सबसे दयालु हैं और मुझे इस तरह मजबूर नहीं करेंगे। छी, तुम कितनी बोली हो। जयंत का स्वर घृणा से भरा था। जब वह और भी करीब आया, लगभग उसके कान में फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता। आस्था भी इसी तरह उनके हाथ लगी थी। उस मूर्ख ने सोचा कि उसने शौर्य को बहकाया और नियंत्रित किया है, जिससे आस्था के अस्पताल को वित्तीय सहायता से तेजी से बढ़ने दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब शौर्य की योजना थी। अगर तुम आज्ञा नहीं मानती, तो तुम्हारा अस्पताल खत्म होने में मिनटों की दूरी पर है। शौर्य मेरे छोटे चचेरे भाई आकाश की तरह कमजोर नहीं है। उनकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। वैसे तुम्हारी दादी भी है ना? अगर तुम शौर्य का साथ नहीं देती, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उन्हें क्या हो सकता है। प्रीति अचानक हंस पड़ी। लोग क्यों बार बार उसकी दादी के स्वास्थ्य को लेकर उसे लापरवाही से धमकाते रहते हैं। जैसे ही जयंत अंतरंगता से बात कर रहा था, उसने अपने साथ लाई जड़ी बूटियों का बैग चुपचाप खोला, उनमें से कुछ पर अपनी उंगलियां रगड़ी, फिर अपना हाथ जयंत के चेहरे पर दबाया और उसे जोर से धक्का दिया। तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो? प्रीति के चेहरे पर आक्रोश था, और उसने जानबूझकर अपनी आवाज तेज और जल्दी कर दी। अपनी चीजें लो और मेरे अस्पताल से बाहर निकलो। मैं इससे बेहतर मरना पसंद करूंगी। बोलने के बाद उसने डिब्बा धम्म से जयंत के चेहरे पर दे मारा। उसके चेहरे पर पहले से ही चोट लगी थी, और डिब्बा ठीक उसी घाव पर लगा। तुरंत खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाया, अपना चेहरा पकड़ लिया और आक्रोशित गुस्से से प्रीति को घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुम प्याले से नहीं पीती, तो तुम्हें सजा का घूंट पीना पड़ेगा। तुम बस इंतजार करो। उसने जमीन पर गिरा डिब्बा उठाया और प्रीति को एक क्रूर घूरन देकर चला गया। तभी प्रीति ने अपने कार्यालय का दरवाजा खोला और जड़ी बूटियों के साथ अंदर चली गई। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। जब से गौरव ने उसे यह ऑडियो पेन दिया था, वह इसे ज्यादातर समय अपने साथ रखती थी। उसने जयंत की कही हर बात रिकॉर्ड कर ली थी। निस्संदेह ये शौर्य के लिए एक बड़ा आश्चर्य होगा। शाम को, जबकि प्रीति अभी भी एक मरीज के लिए वार्ड में एक्यूपंक्चर कर रही थी, उसने बाहर लगातार रोने, चिल्लाने और कोसने की आवाजें सुनी, और वे उसे नाम लेकर कोस रहे थे। जब वह बाहर देखने गई, तो उसने देखा कि लगभग 1 दर्जन लोग बैनरों के साथ खड़े थे, जो अपनी शिकायतों के लिए उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे तुरंत झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। ये रही वह, ये जोनला छाप डॉक्टर नाम की प्रीति। इसी की लापरवाह दवा ने मेरे बेटे को मार डाला। हाँ हाँ, ये वही है, इसी ने मेरी एक आंख अंधी कर दी। प्रीति, तुम जोनला छाप डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। तुम पैसे के लिए अपराध कर रही हो। तुम्हें भगवान सजा देगा। मुआवजा, तुम्हारे अस्पताल ने मेरी बीमारी ठीक नहीं की, बल्कि उसे और बदतर कर दिया। पैसे दो, वरना मैं तुम्हें मुकदमा करके खत्म कर दूंगा। प्रीति ठंडी हंसी हंसी। दोपहर में जयंत उसे धमकाने आया, और शाम होते होते ये सभी अस्पष्ट लोग परेशानी खड़ी करने आ गए। स्पष्ट रूप से उसी का काम था। अस्पताल की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके उसे झुकाने की कोशिश। वह गलत तरीके अपना रहा था। ये जयंत शायद बहुत देर तक शौर्य के पास रहने के कारण उनके द्वारा इतना लाड़ प्यार पाया था कि उसे अपना उपनाम भी याद नहीं था। उस पर ऐसे घिनौने हथकंडे अपना रहा था। कितना मूर्ख। कुछ लोग प्रीति के कपड़े खींचने लगे। उसने उन्हें झटका दिया और तेजी से वार्ड के अंदर पीछे हट गई। फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने और सभी उपद्रवियों को ले जाने के बाद प्रीति फिर अस्पताल से निकली और शक्ति कॉप की ओर चल पड़ी। उसे शक्ति कॉप गए काफी समय हो गया था। इस बार ये दिन का काम खत्म होने के समय हुआ और कई लोग जा रहे थे। प्रीति ने उनकी उत्साहित चर्चाएं सुनी। शौर्य आखिरकार वापस आ गए हैं। उनके यहाँ होने से न केवल हमारा काम बहुत हल्का हो गया है, बल्कि हमारे बोनस भी दोगुने हो जाएंगे। बिल्कुल, शौर्य छोटे मालिक आकाश से कहीं बेहतर हैं।
वह हम छोटे कर्मचारियों का कभी शोषण नहीं करते और बहुत उदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तारांकन, शौर्य तारांकन कभी छटनी नहीं करते। अरे यार, उस बारे में बात मत करो। छोटे मालिक आकाश ने पहले कितने लोगों को निकाल दिया था। मैं हर दिन डर के मारे काम करता था, पागलों की तरह काम करता था, निकाले जाने के डर से। अब जब शौर्य वापस आ गए हैं और छोटे मालिक आकाश हट गए हैं, तो मैं आखिरकार फिर से आराम कर सकता हूँ। ये बस बहुत अच्छा है। मैं ईमानदारी से उम्मीद करती हूँ कि शौर्य हमेशा के लिए सीईओ बने रहें। फिर कभी मत बदलना। वह सभी कर्मचारियों के दिलों में सबसे बेहतर सीईओ हैं। बोर्ड के सदस्य भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, छोटे मालिक आकाश को नहीं। ये निश्चित रूप से फिर कभी नहीं बदलेगा। हम छोटे मालिक आकाश को पसंद नहीं करते, न ही अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष शौर्य को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे मालिक आकाश शौर्य की तुलना में बहुत कम सक्षम हैं। अगर छोटे मालिक आकाश सीईओ बने रहते हैं तो हमारा समूह जल्द ही उनके नेतृत्व में दिवालिया हो जाएगा। प्रीति पहली मंजिल पर लॉबी में खड़ी थी, उनकी चर्चाएं सुन रही थी, कुछ असुविधाजनक महसूस कर रही थी। उसे आकाश के लिए अन्याय महसूस हुआ। वही था जिसने शक्ति कॉप को बेहतर बनाया था, फिर भी कर्मचारियों की नजरों में वह बुरा आदमी था, जबकि शौर्य, जिसने कुछ नहीं किया था, अच्छा आदमी था। यहाँ तक कि अपूर्व उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में सोचते थे कि आकाश ज्यादा मजबूत और सक्षम है, फिर भी कर्मचारियों का मानना था कि वह कम सक्षम है। शौर्य ने लोगों को इतनी आसानी से जीत लिया था। प्रीति ने हल्का सा सिर हिलाया, रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताया और फिर उसे लिफ्ट में ले जाया गया। कुछ ही पलों बाद लिफ्ट रुकी और प्रीति बाहर निकली। वह अभ्यास से सीईओ के कार्यालय के दरवाजे तक गई, उसे खटखटाया और जवाब मिलने के बाद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर घुसते ही वह हैरान रह गई, क्योंकि वहां न केवल शौर्य और जयंत थे, बल्कि आकाश भी वहां था। हालांकि प्रीति केवल 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रही, इससे पहले कि उसने तुरंत अपनी नजर आकाश के चेहरे से हटाकर शौर्य के चेहरे पर डाली। शौर्य, आपने अपने सहायक से मेरे अस्पताल में तमाशा करवाया, क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देने के देनदार हैं? तमाशा? शौर्य हैरान लग रहे थे। प्रीति, मैंने जयंत को तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था। मुझे नहीं पता कि बातें इस तरह कैसे हो गईं। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? जयंत, वास्तव में क्या हुआ? खुद को साफ साफ समझाओ। जयंत का स्वर शिकायत से भरा था। भाई, मैंने बिल्कुल कोई परेशानी खड़ी नहीं की, मैं सच में बस माफी मांगने गया था। फिर आपके आदेशों का पालन करते हुए मैंने उन्हें उपहार दिया, लेकिन उन्होंने न केवल आपके उपहार को अस्वीकार कर दिया, बल्कि मुझे डांटा भी और अंत में उपहार को मेरे चेहरे पर ही दे मारा। मेरे चेहरे की चोट को देखो, ये दर्द करता है और सूज गया है। मैं सचमुच दर्द के मारे निःशब्द हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, वह अपने चेहरे पर लगे घाव को खुजलाए बिना नहीं रह सका। वह नहीं समझा कि क्यों, लेकिन घाव असहनीय रूप से खुजली कर रहा था और वह अपने हाथों को नियंत्रित नहीं कर सका। हमेशा जोरदार तरीके से खुजलाकर खुजली को शांत करना चाहता था। परिणामस्वरूप उसके चेहरे की चोट खास तौर पर खतरनाक लग रही थी। कल रात ही आकाश ने उसे जोर से घूंसा मारा था और आज सुबह जब वह उठा तो उसका आधा चेहरा अभी भी दर्द से सुन्न था। फिर दोपहर में प्रीति ने उसे मारा, जिससे उसे खून बहने लगा। अब वह दर्द और खुजली दोनों में था, जिससे वह लगभग टूटने के कगार पर था। शौर्य ने माफी को गड़बड़ी में जाते हुए अप्रत्याशित रूप से देखा। प्रीति, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? क्या जयंत के चेहरे की चोटें वास्तव में तुम्हारे कारण हैं? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? यह मैंने ही तोड़ा था। ये तुम ऐसा क्यों करोगी? प्रीति की अभिव्यक्ति ठंडी थी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं आज रात तुम्हारा साथ दूं, मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा। शौर्य, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेजबान नहीं। तुम बार बार कहते हो कि मैं तुम्हें बचाया, तुम आभारी हो, क्या तुम अपना आभार इसी तरह दिखाते हो? शौर्य की अभिव्यक्ति गहरी हो गई जब उन्होंने जयंत को देखा। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? नहीं भाई, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? जयंत ने जोरदार तरीके से इनकार किया, नेक कहते हुए। सुश्री प्रीति, भले ही आप मुझे नापसंद करती हो, आप इस तरह लोगों को बदनाम नहीं कर सकती। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए खुद को विनम्र किया, फिर भी आपने जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की, यहाँ तक कि मेरे चेहरे को बिगाड़ने की हद तक चोट पहुंचाई, और अब आप रुख बदल रही हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? प्रीति ने उसे ठंडे लहजे से देखा। अगर तुम में हिम्मत है तो दोहराओ जो तुमने अस्पताल में मुझसे कहा था। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या वह तुम्हारा अपना विचार था या क्या वह शौर्य का विचार था। उनकी अनुमति के बिना तुम इतने घमंडी नहीं होते, है ना? जयंत ने आपातकाल में शौर्य की ओर रुख किया। बड़े भाई, उनकी बकवास मत सुनो, मैं सच में बस माफी मांगने गया था और कुछ नहीं। मैं बस सुश्री प्रीति के कार्यालय के दरवाजे के बाहर खड़ा था, कई लोगों ने ये देखा, वे सभी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। वह थी जिन्होंने मुझे पहले मारा, मैंने जवाब में लड़ाई भी नहीं की। शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। प्रीति, अभी गुस्सा मत हो। मैंने सच में जयंत को केवल तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था। उपहार भी कुछ ऐसा था जो मैंने उसे देने के लिए कहा था। उसे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। क्या तुम्हें गलतफहमी हुई होगी? प्रीति उनके शब्दों से हंसने पर मजबूर हो गई। मुझे गलतफहमी हुई। अब मैं समझती हूँ कि जयंत इतना बेशर्म क्यों है। पता चला कि उसे आपका संरक्षण मिला हुआ है। बड़े भाई, आकाश ने बेपरवाही से बात की। प्रीति को गलतफहमी नहीं हो सकती। ये तुम्हारा अधीनस्थ है जो हमेशा मामलों को अपने हाथ में लेने में खुश लगता है। उसे निकाल देना बेहतर होगा। जयंत तुरंत चीखा, मुझ पर अत्याचार हुआ है बड़े भाई। मैंने सच में कुछ नहीं कहा, केवल माफी मांगी। छोटे भाई, तुम केवल सुश्री प्रीति को खुश करने के लिए मेरी बलि नहीं दे सकते। ये बस अनैतिक शिकार है। तुम पहले से ही सुश्री प्रीति से तलाकशुदा हो, उनके लिए बोलना बंद करो, वरना बड़े भाई भी मुझे गलत समझ सकते हैं। भले ही मैंने उससे तलाक ले लिया हो, वह अभी भी मेरी औरत है। तुम शिकार की बात करते हो।
मैं किससे प्रतिस्पर्धा करूं? प्रीति ने निश्चित रूप से तुम पर गलत आरोप नहीं लगाया है, माफी मांगने के अलावा तुमने निश्चित रूप से कुछ और कहा होगा। आकाश ने ठंडे लहजे से उसके चेहरे को देखा। कल मैंने बड़े भाई की भावनाओं का ख्याल रखा और तुम्हें केवल एक घूंसा दिया। ऐसा लगता है कि यह प्रभावी नहीं था। तुम अभी भी घमंडी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि क्योंकि तुम बड़े भाई के सहायक हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? जयंत ने अपना चेहरा ढक लिया और पीछे हट गया, शौर्य के पीछे छिप गया। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। छोटे भाई, मुझ पर दोष मत डालो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बस अपना नाम साफ करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता कि सुश्री प्रीति जो कुछ भी कहती हैं वह सब सही हो, है ना? मैं उस चीज के लिए दोष नहीं लूंगा जो मैंने नहीं की है। इसके अलावा तुम बस उस लड़की को हथियाना चाहते हो जिसे शौर्य पसंद करते हैं। तुम वास्तव में सुश्री प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शौर्य बहुत दयालु और सद्भावनापूर्ण है कि वह ये कह नहीं सकते, इसलिए मैं उनके लिए ये कहूंगा। जब शौर्य पहले आस्था को पसंद करते थे तो तुमने आस्था के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा की थी। अब जब शौर्य सुश्री प्रीति को पसंद करते हैं तो तुम उनके लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करने आ गए हो। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा अत्याचारी नहीं हो सकते, वरना तुम लोगों का दिल खो दोगे। फिर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। शौर्य ने उसे डांटा, अप्रसन्न होकर। जयंत, चुप हो जाओ। बकवास करना बंद करो। आकाश ने न तो आस्था को चुराया, न ही प्रीति को। अगर तुम बकवास करते रहे तो तुम्हें सच में मेरे पास काम नहीं करना पड़ेगा। घर जाओ और अपने कार्यों पर मनन करो। जयंत ने अपना सिर झुकाया और तुरंत अपना रुख बदल लिया। हाँ शौर्य, मैं गलत था। मैंने निराशा के एक पल में बोल दिया। मैं छोटे भाई से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। शौर्य असामान्य रूप से कुछ गुस्सा दिखाया। बाहर निकलो। वापस जाओ और एक हफ्ते के लिए मनन करो। अगर तुमने इस हफ्ते में ठीक से मनन नहीं किया तो काम पर आने की तकलीफ मत उठाना। हाँ शौर्य, मैं अभी वापस जाऊंगा और मनन करूंगा। 1 मिनट रुको, प्रीति ठंडे लहजे से बोली। मैं तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने आई थी और बस कुछ ही शब्दों में तुमने ध्यान आकाश की ओर बदल दिया। ये ध्यान बदलने का तरीका नहीं है। शौर्य, तुम्हें अपने सहायक को भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या मेरा मुद्दा साफ हो गया है? शौर्य माफी से भरे हुए बोले, यह मेरी गलती है। प्रीति, गुस्सा मत हो। मैंने बस सोचा कि जयंत बहुत अपमानजनक ढंग से बात कर रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि वह घर जाए और मनन करे। ओह, वह बहुत अपमानजनक था। उसने कुछ और भी ज्यादा अत्यधिक कहा। क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम्हारा क्या मतलब है और ज्यादा अत्यधिक? प्रीति नहीं बोली और अपने रिकॉर्डिंग पेन का प्लेबैक फंक्शन सक्रिय कर दिया और जयंत और उसके बीच की पिछली बातचीत साफ सुनाई दी। बस एक बेशर्म छोकरी जो छोटे भाई के साथ सो चुकी है, पहले से ही बेकार। आज रात तुम जाओ और शौर्य की ठीक से सेवा करो, सुनिश्चित करो कि वह आराम से हैं और तुम्हें भविष्य में तुम्हारा फायदा मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो शौर्य चाहते हो और उन्हें न मिली हो। अगर तुम आज रात शौर्य का साथ नहीं देती तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी दादी को क्या हो सकता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, जयंत का रंग हर वाक्य के साथ पीला पड़ता गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रीति उसे रिकॉर्ड कर लेगी। उसने पागलों की तरह उसके हाथ में मौजूद रिकॉर्डिंग पेन को झपटने के लिए झपट्टा मारा। मुझे दो। ये झूठा है, झूठा। आकाश प्रीति के सामने आ गया और जिस पल जयंत ने चार्ज किया उसे लात मारकर दूर कर दिया। जयंत हवा में उड़ गया, दीवार से टक्कर खाए और फिर जमीन पर जोर से गिर गया। उसने एक मुंह खून थूका। दर्द इतना तीव्र था कि वह चीख भी नहीं सका और वह लगभग चेतना खो बैठा। प्रीति आकाश के पीछे से बाहर निकली, जमीन पर खून थूक रहे जयंत को देखा भी नहीं, बल्कि सीधे शौर्य को देखा। शौर्य, आपके चचेरे भाई और सहायक ने कहा कि शौर्य जो कुछ भी चाहते हैं वह उन्हें हमेशा मिला है। उसने कहा कि आस्था को भी उसी तरह हासिल किया गया था और अब वह मेरे साथ भी वही चाल चलना चाहता है। शौर्य, मैंने आपको बचाया। मैं प्रतिफल की उम्मीद नहीं करती, लेकिन आपको कम से कम भलाई का बदला बुराई से नहीं चुकाना चाहिए, है ना? शौर्य की अभिव्यक्ति कभी इतनी बदसूरत नहीं हुई थी। उन्हें मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि जयंत प्रीति से ऐसी बातें कह सकता है कि वास्तव में उसकी दादी का इस्तेमाल करके प्रीति को धमका सकता है। जो छवि उन्होंने प्रीति के सामने बड़ी मेहनत से बनाए रखी थी वह जयंत ने एक पल में पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। प्रीति, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि जयंत ऐसी बात करेगा। मैंने उसे तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें उकसाएगा। ये सब मेरी गलती है। उन्होंने प्रीति को देखा, उनके स्वर में माफी और ईमानदारी भरी थी, लेकिन ये शब्द बस उसकी बड़बड़ाहट हैं। मैंने अतीत में आस्था के अस्पताल की मदद की थी, लेकिन यह उसे पाने के लिए नहीं था। उस समय हम पहले से ही साथ थे और मुझे उस पर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। शौर्य ने अपना गुस्सा दबाया और फिर भी जितना हो सके धीरे से बोलने की कोशिश की। इसी तरह मैं तुम्हारे खिलाफ इन नीच हथकंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं कभी भी दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वाला नहीं रहा हूं, तुम उस पर आश्वस्त रह सकती हो। मैं जयंत से निपटूंगा। मैं तुम्हें इस मामले का एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूं। मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन वह उल्टा पड़ गया और तुम्हें डरा दिया, है ना? प्रीति की नज़र ठंडी थी और उसका स्वर खास तौर पर दूर का था। आज दोपहर मेरे अस्पताल में कई लोगों ने गड़बड़ी की, मुझे जोनलाछाप कहा और दावा किया कि मैंने किसी को मार डाला। मुझे नहीं पता कि इन उपद्रवियों का आपसे और आपके सहायक से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। मुझे विश्वास है कि पुलिस ये पता लगाने में सक्षम होनी चाहिए कि उन्हें मुझे बदनाम करने के लिए किसने उकसाया। ऐसी कोई घटना हुई थी? शौर्य हैरान लग रहे थे, फिर उन्होंने सिर हिलाया। वह मैं नहीं था। जहां तक जयंत की बात है, मैं ये भी पता लगाऊंगा। अगर सच में उसी ने लोगों को परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा था तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। प्रीति ने उपहास किया। शौर्य पहली बार जयंत को सहायक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
जहां तक मुझे पता है ये कई साल हो गए हैं, है ना? ऐसा क्यों है? इतने सालों के बाद भी आप नहीं जानते कि वह किस तरह का व्यक्ति है? या यह है कि आप पूरी तरह से जानते हैं कि वह एक बुरा इंसान है लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास रखना पसंद करते हैं क्योंकि वह आपके लिए खलनायक की भूमिका निभा सकता है जबकि आप नायक की भूमिका निभाते हैं? प्रीति, मैंने नहीं। शौर्य ने उसे एक कड़वा और असहाय अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं मानता हूं कि मैं लोगों के प्रति बहुत नर्म दिल रखता हूं। जयंत ने पहले भी गलतियां की हैं, लेकिन मैंने हमें परिवार माना और जानता था कि वह मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा। वह मेरा इरादा नहीं था। मैं उसे खलनायक की भूमिका क्यों निभाने दूंगा? यह न केवल तुम्हें अकारण नाराज करेगा, बल्कि मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर पाऊंगा। प्रीति ने साफ कहा, यह अच्छा है कि आप जानते हैं कि आप मेरा सामना नहीं कर सकते। अब से मुझसे मिलने मत आना और मेरे अस्पताल में परेशानी खड़ी करने के लिए माफी को बहाना बनाना बंद करो। आपके लोगों को अब से मेरे अस्पताल में प्रवेश करने से मना किया जाता है। ये कहने के बाद प्रीति मुड़ी और कार्यालय से निकल गई। वह लिफ्ट में प्रवेश कर गई और अभी बंद होने का बटन दबाया ही था कि आकाश ने लिफ्ट का बंद होता दरवाजा रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर प्रवेश कर गया। मेरे भाई के सहायक ने तुम्हें परेशान किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रीति ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे बदले में पूछा, क्या जयंत के चेहरे की चोट तुमने पहुंचाई है? क्या तुम कल रात उसे ढूंढने गए थे? यह मैंने ही मारा था। आकाश ने सिर हिलाया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे टाल दिया। लेकिन मैं कल रात उसे देखने नहीं गया था। मैं अपने भाई से मिलने गया था और बस इसलिए कि जयंत भी वहां था और मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं आया, मैं हाथापाई पर उतर आया। अपने भाई के सहायक को मारकर तुम लगभग अपने भाई के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह गुस्सा होंगे? जयंत, जयंत है मेरा भाई है। जयंत ने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया और तुम्हें जाने से रोका। क्या वह मार खाने के लायक नहीं है? तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि उसने खुद ही कार्य किया? आकाश ने उसे देखने के लिए मुड़ा। मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने मेरे भाई के आदेशों पर ऐसा किया तो भी वह मार खाने के लायक था। मैं अपने भाई के गुस्सा होने से नहीं डरता क्योंकि यह शुरू से ही उनकी गलती है। प्रीति खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। आकाश ने उससे पूछा, क्या इतना मजा किया है? कुछ खास नहीं, बस ये कि तुम्हारे लिए अपने भाई को संभावित रूप से गलत देखना आसान नहीं है। मुझे लगा कि तुम कभी नहीं सोचोगे कि तुम्हारे भाई में कुछ गलत है। लिफ्ट का दरवाजा खुला और आकाश ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। सब में गलतियां होती हैं, मेरे भाई में भी। मैं बस पहले इन तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता था। तो अब तुम्हें परवाह है। जो कुछ भी तुम्हें दुख पहुंचाता है, मुझे उसकी परवाह है। तो क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? क्या बात है, ये तुम्हारी कॉपरेशन है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती, वरना मैं कल तुम्हारे साथ खबरों में आ जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। कॉपरेशन ने पहले ही एक औपचारिक बयान जारी कर दिया है। मेरे भाई को सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है और मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं अब खबरों में नहीं आऊंगा। ये कहने के बावजूद आकाश ने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया और उसका हाथ छोड़ दिया। हालांकि एक बार जब वे कॉर्पोरेशन से बाहर थे, जब प्रीति एक टैक्सी बुलाने वाली थी, तो उसने उसे खींच लिया और उसे अपनी कार में धक्का दिया। मेरे यहाँ होने पर तुम्हें टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। यूफेई, संगम अस्पताल तक चलाओ। मैं छुट्टी पर हूँ, मैं अस्पताल नहीं जा रही। तो चलो घर चलें। क्या आप जानना चाहेंगी कि प्रीति और आकाश का घर कौन सा है? शक्ति कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दफ्तर में इतनी गहरी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। प्रीति और आकाश के जाने के बाद शौर्य अपनी व्हीलचेयर में बिना हिले डुले चुपचाप बैठा रहा। योगेश उसे इस हाल में देखकर भीतर एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था। वह अपने पेट और पीठ के भयंकर दर्द को सहते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठा रहा। चचेरे भाई, मुझे पता है कि मैं गलत था। इस बार मुझे रिकॉर्ड होने की उम्मीद नहीं थी। भविष्य में सावधान रहूंगा। कृपया बस एक बार मुझे माफ कर दें। शौर्य को धीरे से बोलने में काफी समय लगा। योगेश, मैं भी प्रीति से कठोरता से बात नहीं कर सका, फिर भी तुमने मेरे नाम का उपयोग करके उससे इतनी गंदी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? मैं गलत था चचेरे भाई, सच में था। मैं बस बिना सोचे समझे बोलने का आदी हूँ। मैंने सोचा था उसे थोड़ा डराकर वह मान जाएगी। बाकी सभी लड़कियां मान जाती थीं। मैं हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करता रहा हूँ। चुप हो जाओ। शौर्य ने तुरंत उसे फटकारा, दोबारा कभी ऐसी बातें मत कहना। जी चचेरे भाई, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। योगेश सिर झुकाए वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, पूरी तरह से आज्ञाकारी दिख रहा था। कुछ देर बाद शौर्य का रवैया नरम पड़ा। ठीक है, अब उठो। आकाश की लात हल्की नहीं लगी होगी। अस्पताल जाकर जांच करवा लो, कंपनी बाद में भुगतान कर देगी। योगेश हैरान भी था और खुश भी। चचेरे भाई, आप मुझसे नाराज नहीं हैं। तुम पर गुस्सा होकर मुझे क्या मिलेगा? तुम ऐसे ही हो, बोलते कड़वा हो पर दिल के अच्छे हो। बस भविष्य में ज्यादा सावधान रहना। योगेश कृतज्ञता से लगभग दंडवत हो गया। चचेरे भाई, आप वाकई दुनिया के सबसे दयालु इंसान हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। भरोसा रखें चचेरे भाई, अब से मैं निश्चित रूप से आपकी हर बात मानूंगा। आप जो भी करने को कहेंगे, मैं पूरी लगन से आपकी सेवा करूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया और खुद उसे थोड़ा सा उठने में मदद की। खड़े हो जाओ। घुटने क्यों टेक रहे हो? मैं कोई सम्राट नहीं हूँ। मेरे दिल में चचेरे भाई आप ही सच्चे सम्राट हैं। घुटने टेकने से ही मेरी ईमानदारी दिखती है। अफसोस है कि हम प्राचीन काल में नहीं हैं, नहीं तो चचेरे भाई आप निश्चित रूप से एक बुद्धिमान सम्राट, सबसे महान बादशाह होते। बस चापलूसी बंद करो, शौर्य ने थोड़ी सी लाचारी से कहा, फिर चिंता से पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम इसे पहले से ही खुजला रहे हो और खून बहने पर भी खुजलाए जा रहे हो। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता?
अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। योगेश वाकई अपने चेहरे पर दर्द और तीव्र खुजली को सह रहा था। अब जब शौर्य ने इसका जिक्र किया तो यह एहसास और भी असहनीय हो गया। उसने चिड़चिड़ाकर अपना चेहरा जोर से खुजलाया। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस इतनी खुजली हो रही है जैसे यह मेरी हड्डियों तक पहुंच रही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं हमेशा खुजलाना चाहता हूँ। क्या ये किसी चोट की वजह से है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चोट लगने के बाद ही खुजली शुरू हुई थी। शौर्य ने विचारमग्न होकर सोचा, फिर सौम्यता से कहा, अस्पताल जाकर जांच करवा लो। मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। कुछ दिन घर पर आराम करो और ठीक होने के बाद काम पर वापस आना। ठीक है, धन्यवाद चचेरे भाई, मैं अब चलता हूँ। शौर्य ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा, जो लगातार अपना चेहरा जोर से खुजला रहा था। वह हल्का सा भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। इतनी बेकाबू खुजली, यह महज संयोग तो नहीं हो सकता। उसे प्रीति का खूबसूरत और ठंडा चेहरा याद आया। फिर उसने सिर हिला दिया। अब दफ्तर में अकेला उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। योगेश का ध्यान रखो, मैं इस आदमी को फिर कभी देखना नहीं चाहता। क्या उसे मार दें? जरूरत नहीं। अगर वह मर गया तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। बस उसे अपंग कर दो। समझ गया। मेरे लिए एक और सहायक ढूंढो, फिर से योगेश के परिवार से। इस बार कोई होशियार व्यक्ति लाओ। मुझे योगेश जैसा मूर्ख दोबारा मत देना। जी। प्रीति को आकाश एक बार फिर अपने घर ले गया। वह थोड़ी लाचार महसूस किए बिना नहीं रह सकी। आकाश, तुम्हें मुझे दादी माँ के घर ले जाना था ना? हम वापस तुम्हारे घर क्यों आ गए? दादी माँ आज रात होटल में अपने कुछ दोस्तों के लिए डिनर की मेजबानी कर रही हैं, जिसमें तुम्हारी दादी और कमल परिवार के बुजुर्ग शामिल हैं। इसलिए अगर तुम दादी माँ के घर जाती भी तो तुम्हारे लिए वहाँ कोई डिनर नहीं होता। दादी माँ दोस्तों के साथ डिनर कर रही हैं। प्रीति को कुछ हैरानी हुई। उसे इस खबर के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। आकाश इतना सब कुछ कैसे जानता था? भले ही दादी माँ दोस्तों के साथ डिनर पर हो, मैं अपने घर वापस जा सकती थी। मैं यहाँ नहीं आना चाहती। दादी माँ ने विशेष रूप से मुझसे कहा था कि आज रात तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं और तुम्हें भूखा न रहने दूं। आकाश उसे लिविंग रूम में खींच लाया। डिनर पहले ही तैयार है, तुम्हें बस बैठकर मजे लेना है। जब प्रीति अंदर गई तो उसने वाकई एक खास खुशबू महसूस की। क्या उसने सच में पहले से किसी को डिनर तैयार करने के लिए कहा था? क्या तुम्हें अपने घर में अजनबियों का आना पसंद नहीं है? अब तुम किसी को आकर खाना पकाने की इजाजत कैसे दे सकते हो? कोई नियम अटूट नहीं होता। आकाश ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए खींचा। उदासीनता से कहा, अगर खाना तैयार करके लाया जाए तो वह आसानी से ठंडा हो सकता है और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर है कि कोई आकर यहीं खाना बनाए। उसने सूप के कटोरे से ढक्कन हटाया और प्रीति के लिए एक कटोरी परोसी। दादी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए कबूतर का सूप तैयार करने का निर्देश दिया था, चख कर देखो। प्रीति ने छोटी कटोरी ली और एक घूंट लिया। उसके पेट और दिल में गर्माहट महसूस हुई। दादी माँ वाकई मेरी परवाह करती हैं। उन्हें अब भी याद है कि मुझे ये सूप पसंद है। मुझे भविष्य में उनकी और सेवा करनी होगी। आकाश ने भी अपने लिए एक कटोरी परोसी और उसके बगल में बैठ गया। क्या सिर्फ दादी माँ ही तुम्हारी परवाह करती हैं? क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? तुमने मेरी परवाह कब की है? ये कबूतर का सूप साफ तौर पर मैंने तैयार करवाया था। तुम सिर्फ दादी माँ को ही धन्यवाद क्यों दे रही हो? क्योंकि तुमने इसे सिर्फ दादी माँ के आदेश पर तैयार करवाया, मेरे लिए सच्ची चिंता के कारण नहीं। आकाश को बुरा लगा। दादी माँ ने बस एक सुझाव दिया था। मुझे तुम्हारे लिए कबूतर का सूप तैयार करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। ये जानकर कि तुम्हें ये बहुत पसंद है, मैंने तुरंत सबसे अच्छे शेफ से इसे बनवाया। तुम मेरी ईमानदारी पर गलत इल्जाम कैसे लगा सकती हो? प्रीति ने सूप का एक और घूंट लिया। वैसे भी मैं सिर्फ यही मानती हूँ कि दादी माँ मेरी सच्चे दिल से परवाह करती हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, कुछ कहना मुश्किल है। आकाश ने लाचारी से सिर हिलाया लेकिन कुछ और नहीं कहा। डिनर के बाद आकाश प्रीति को लिविंग रूम के सोफे पर खींच लाया। उसके साथ एक और हॉरर फिल्म देखने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने टीवी ऑन किया, वरुण दरवाजे पर आ गया। उसने धीरे से खटखटाया और कहा, आकाश जी, श्री वर्मा आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? आकाश को थोड़ी हैरानी हुई। श्री वर्मा तभी आते जब कोई जरूरी बात होती। उन्हें अंदर आने दो। एक पल बाद लिविंग रूम का दरवाजा खुला और श्री वर्मा अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह आकाश को डांटने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा कि प्रीति भी वहीं थी। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने हड़बड़ी में कहा, मैं अभी निकलती हूँ। श्री वर्मा, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। तुम। आकाश ने तुरंत प्रीति को पकड़ लिया। वापस आओ, मत जाओ। मैं अपने पिताजी से बाहर जाकर बात करता हूँ। तुम थोड़ी देर फिल्म देखो और मैं जल्द ही तुम्हारे साथ देखने आऊंगा। प्रीति वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि जाए या रुके। आकाश ने उसे सोफे पर बैठने के लिए जोर दिया और फिर बाहर की ओर चला गया। श्री वर्मा के मन में भी जाहिर तौर पर कोई बड़ी बात थी, इसलिए वह भी बाहर निकल आए। आकाश ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपने पिताजी की ओर मुड़ा। क्या बात है? श्री वर्मा का चेहरा इतना गुस्से से भरा था कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे। तुमने मुझे अपने बड़े भाई की स्थिति के बारे में क्यों नहीं बताया? आकाश ने उनके सवाल का अंदाजा लगा लिया था, फिर भी पूछा, मेरे भाई को क्या हुआ? क्या वह ठीक नहीं है? ये तथ्य कि वह मेरा जैविक बेटा नहीं है। आकाश का चेहरा उदासीन बना रहा। आपको ये कैसे पता चला? मैं फोंग लियुए से मिलने गया था, तो उसी ने आपको बताया। इतना बड़ा मुद्दा फोंग लियुए तुम्हें बताती है और तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझते। तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? उस ठंडी रात में श्री वर्मा लगभग दहाड़ रहे थे। आकाश उसकी नाराजगी से उदासीन बना रहा। बिना विचलित हुए, क्या कहने की जरूरत थी? भले ही वह आपका जैविक बच्चा नहीं है, वह भी आपका बेटा है और वह मेरा बड़ा भाई है ना?
बिल्कुल नहीं। श्री वर्मा की आवाज तुरंत कर्कश हो गई। अगर वह मेरा जैविक बेटा नहीं है तो मैं वर्मा परिवार की हर चीज उसे कैसे सौंप सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अगर वह वर्मा उपनाम नहीं रखता है तो सब कुछ तुम्हें सौंपना होगा। तो अब आप मुझे सब कुछ सौंपना चाहते हैं। अब मैं आपको उपयोगी लगा हूँ। आकाश की आवाज और ठंडी हो गई। बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या आपने कभी मेरी तरफ एक बार भी देखा है? क्या आपने मुझे अपना बेटा माना है? आपने अपनी सारी ऊर्जा और स्नेह सिर्फ उसी को समर्पित किया। आपकी कॉर्पोरेशन, आपका परिवार, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जिसे चाहें उसे दे दें, मेरी कोई रुचि नहीं है, नहीं मैं परवाह करूंगा। आपने पहले मुझे कुछ नहीं समझा, बस अब भी मुझे कुछ न समझते रहें। श्री वर्मा को गुस्से से चक्कर आ गया। उन्होंने कड़ाई से कहा, यह तुम्हारे फैसले लेने की बात नहीं है। अगर तुम सच में मेरे इकलौते बच्चे हो तो तुम्हें इसे लेना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो, इसे संभालना ही होगा। आकाश ने उपहास किया, आपको लगता है कि मैं अपने भाई जैसा हूँ? आपको लगता है कि मैं बस वही करूंगा जो आप कहेंगे? मैंने पहले कॉर्पोरेशन सिर्फ इसलिए संभाली थी ताकि मेरे भाई की मेहनत बेकार न जाए, आपके और वर्मा परिवार के लिए नहीं। श्री वर्मा लड़खड़ा गए। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उनकी आंखें बुरी तरह से लाल थीं। याओसुहे, ये सोचकर कि उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। शौर्य वास्तव में चीवेई के साथ उसका बच्चा निकला। वह सच में मौत की हकदार है। आकाश ने बगल से ठंडे लहजे में कहा, क्या आप खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानते? जब आस्था ने मुझे धोखा दिया तो आपने मुझे मूर्ख कहा, लेकिन खुद को देखिए, एक औरत के हाथों और भी मूर्खता से ठगे गए। याओसुहे, दूसरे आदमी के बच्चे को पेट में लेकर आपसे शादी की और आपने उसे कोमल, गुणी, सुशिक्षित समझा। आप खुद को मूर्ख क्यों नहीं कहते? श्री वर्मा इतने गुस्से में थे कि मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपने भी मुझे पहले नहीं बताया था कि आस्था जिस बच्चे को पाले हुए थी वह मेरा नहीं था? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं प्रीति को तलाक नहीं देता। तो तुम मुझसे बदला ले रहे थे। मैं बस आपसे सीख रहा था। आप तो और भी ज्यादा मूर्ख हैं, इतने सालों तक ठगे गए और अब भी अनजान हैं। क्या आपको इस मौके पर सबक नहीं लेना चाहिए? श्री वर्मा ने कुछ देर तक रुककर फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें यह भी पहले से पता था कि तुम याओसुहे से पैदा नहीं हुए थे? हाँ, और फोंग लियुए तुम्हारी असली माँ है। हाँ, तो तुमने मुझे फोंग लियुए की पहचान क्यों नहीं बताई? आकाश ने उपहास किया, मैं आपको क्यों बताता? आपने कभी मुझे नहीं बताया कि याओसुहे मेरी असली माँ नहीं थी, और यहाँ तक कि मेरे पितृत्व परीक्षण के नतीजों में भी चुपके से हेरफेर किया, जिससे मुझे इतने सालों तक विश्वास रहा कि वह मेरी असली माँ थी। वह तुम्हारे भले के लिए था। ये जानने से तुम्हारा क्या फायदा होता कि तुम एक नाजायज बच्चे हो? क्या इससे तुम्हारा दिमाग स्वस्थ होता? क्या तुम ज्यादा सामान्य इंसान बनते? मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता। मैं आपके कठोर पक्षपात में पला बढ़ा। एक बार तो मुझे शक हुआ कि क्या मुझे गोद लिया गया था, लेकिन डीएनए परीक्षणों से साबित हुआ कि मैं वास्तव में आपका जैविक बच्चा हूँ। इस परिणाम को पाकर मुझे भी हंसी आती है। आकाश की आवाज बर्फीली ठंडी थी। तो मेरा सुझाव है कि आप बेहतर होगा कि यह जानने का दिखावा न करें कि आपको धोखा दिया गया है, और मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं आपके लिए पारिवारिक व्यवसाय संभालूंगा। बकवास। श्री वर्मा ने उसे कठोरता से फटकारा। वंश की विरासत हमारे परिवार के लिए सबसे जरूरी है। तुम चाहते हो कि मैं दिखावा करूं कि मुझे नहीं पता? तुम्हारे बड़े भाई का उपनाम ची है, वर्मा नहीं। वह वर्मा परिवार का सदस्य नहीं है। उसे असली बेटा मानने का क्या फायदा? वंश इतना जरूरी नहीं है। अगर वह असली वर्मा परिवार का सदस्य नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मुझसे ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। श्री वर्मा गुस्से से हल्के से कांपते हुए बोले, अगर तुम्हें लगता है कि वंश जरूरी नहीं है तो जब तुम्हें पता चला कि आस्था का बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुमने उसे अपना क्यों नहीं माना? अगर वंश कोई मायने नहीं रखता तो तुमने अपने भाई के बच्चे को उसके लिए क्यों नहीं पाला? ये टिप्पणी आकाश को सबसे ज्यादा चुभी, जिससे वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। ऐसा लगता है कि कठोर शब्द कोई भी कह सकता है, लेकिन जब ये वास्तव में खुद के साथ होता है तो कोई भी ऐसे धोखे को सहन नहीं कर सकता, न ही उस बच्चे को स्वीकार कर सकता है जो उनका अपना नहीं है। कुछ देर बाद आकाश ने आखिरकार पूछा, क्या आपने और मेरे भाई ने पितृत्व परीक्षण करवाया है? क्या आपने पुष्टि की है कि वह आपका बेटा नहीं है? फोंग लियुए विश्वसनीय नहीं है। हो सकता है उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया हो। इस बारे में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसका खुलासा होना बहुत आसान है। तो आपने पितृत्व परीक्षण नहीं करवाया? मैंने किसी को भेजा है। इसके अलावा मैंने किसी से संगम अस्पताल में उसके वनस्पति अवस्था के दौरान के चिकित्सा रिकॉर्ड की जांच करवाई। श्री वर्मा का चेहरा पीला और ठंडा था और उनके गुस्से के बाद अथाह दर्द और दुख था। चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार उसका ब्लड ग्रुप AB है। आकाश चुप रहा। उनके पिताजी का ब्लड ग्रुप O है और उनका ब्लड ग्रुप AB वाले बच्चे को जन्म देना संभव नहीं था। इसके अलावा चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ वास्तव में छेड़छाड़ की गई थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से निदेशक संघवी से संपर्क किया और जब निदेशक संघवी ने मुझे रिकॉर्ड दिखाया तो उन्हें यह अजीब लगा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि शौर्य का ब्लड ग्रुप AB था, लेकिन उसे बदलकर O कर दिया गया था। उस समय शौर्य के पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर थे और बहुत खून बह गया था, लेकिन उस समय संगम अस्पताल में AB ब्लड ग्रुप का स्टॉक नहीं था। ये निदेशक संघवी ही थे जिन्होंने शौर्य को दिए गए ट्रांसफ्यूशन के लिए खुद से और अपने बेटे से खून लिया था। निदेशक संघवी और उनके बेटे दोनों का ब्लड ग्रुप AB है, इसलिए उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि शौर्य का ब्लड ग्रुप भी AB था। भले ही चिकित्सा रिकॉर्ड को बदलकर O ब्लड ग्रुप कर दिया गया था, जिसने भी रिकॉर्ड बदला उसे शायद पता नहीं था कि निदेशक संघवी की आदत है कि वे हर मरीज का इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड सहेज कर रखते हैं। मूल रिकॉर्ड में साफ तौर पर दिखता है कि शौर्य का ब्लड ग्रुप AB है। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो चिकित्सा रिकॉर्ड पर ब्लड ग्रुप कौन बदलेगा?
तुम्हारा बड़ा भाई लंबे समय से जानता है कि वह मेरा जैविक बेटा नहीं है, इसलिए वह हमेशा इस राज को बनाए रखने के लिए बहुत सावधान रहा है। श्री वर्मा ने ये सब एक ही सांस में कहा। उनका भाव शांत हो गया था। जांच का नतीजा कल सुबह आ जाएगा। जब वह आए तो घर आना और अपनी दादी माँ को भी साथ लाना। उन्होंने तुम्हारे भाई की इतने सालों तक देखभाल की है, उन्हें भी सच जानने का हक है। समझ गया। श्री वर्मा ने सिर हिलाया, मुड़कर जाने लगे, लेकिन अचानक लड़खड़ा गए और उनका पूरा शरीर कठोरता से आगे की ओर गिर गया। पिताजी। आकाश चौंक गया और जल्दी से उन्हें सहारा दिया। आपको क्या हुआ? श्री वर्मा कहना चाहते थे कि वह ठीक हैं, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो मुंह भर खून थूक दिया। प्रीति। आकाश ने जोर से प्रीति का नाम पुकारा और तुरंत श्री वर्मा को लिविंग रूम में मदद करके लाया। प्रीति तुरंत उठी और दरवाजे की ओर चली। प्रीति और आकाश ने मिलकर श्री वर्मा को सोफे पर बैठाया। उनकी नब्ज जांचने के बाद उसने आकाश को घूर कर देखा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उन्हें गुस्सा मत दिलाना? इसमें उनकी जान जा सकती थी। आकाश उसकी घूरने से थोड़ा अभिभूत हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना गुस्सा आएगा कि वह खून तक थूक देंगे। अपनी कार से प्राथमिक चिकित्सा किट ले आओ। अंदर एक सुई है जो मैंने छोड़ी थी, लेकिन दवा अब नहीं है। मैं सिर्फ कल ही उनके लिए तैयार कर सकती हूँ। आकाश प्राथमिक चिकित्सा किट लेने के लिए मुड़ा। श्री वर्मा ने उसकी दूर जाती आकृति को देखा, कर्कश आवाज में बोले, प्रीति धन्यवाद। ये सौभाग्य है कि तुम आकाश के साथ यहाँ हो, वरना इस बार फिर मेरे लिए ये खतरनाक हो सकता था। वर्मा अंकल, ये सच में आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपको भविष्य में और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, वरना आपको जटिलताएं हो सकती हैं। ठीक है। श्री वर्मा दबी आवाज में सहमत हुए। फिर उससे पूछा, क्या तुम और आकाश फिर से साथ आ गए हो? आकाश उसी समय प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर अंदर आया और उसने उनका सवाल सुन लिया। उसने कहा, हम अभी तक साथ नहीं आए हैं। मैं अभी भी उसे मना रहा हूँ, इसलिए बकवास करके मेरे बड़े मौके को बर्बाद मत करो। श्री वर्मा ने उसे एक नज़र देखा, दर्द सहते हुए कहा, तलाक की पहल तुमने खुद नहीं की थी क्या? अब तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हारा बड़ा मौका बर्बाद कर सकता हूँ। पहले क्या कर रहे थे? आकाश ने प्राथमिक चिकित्सा किट खोली, सुइयों वाला बॉक्स निकाला और प्रीति को सौंप दिया। श्री वर्मा अपने दिल में उठ रहे एहसास को पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने लगभग वर्मा परिवार की पूरी संपत्ति किसी और के बेटे को सौंप दी थी। जैसे ही एक एक करके सुइयां एक्यूपॉइंट्स में डाली गईं, श्री वर्मा के सीने में चुभने वाला दर्द धीरे धीरे कम होता गया, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। आकाश पास में बैठा देखता रहा। अपने पिताजी के रंग को पीले से गुलाबी होते देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या अब दर्द कम है? श्री वर्मा ने जटिल भावनाओं के साथ उसे देखा और फिर सिर हिलाया। हाँ, बहुत बेहतर है। आकाश का लहजा अब भी उदासीन था। आप वाकई भाग्यशाली हैं, हर बार प्रीति आपको बचाती है। इस बार आप उसे कैसे धन्यवाद देंगे? श्री वर्मा ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, प्रीति की तरफ देखते हुए। क्या तुम कुछ चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पहले ही जरूरत से ज्यादा दे दिया है। प्रीति ने बहुत ईमानदारी से कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब कितने साल बीत जाएं, जब तक आपको मेरी जरूरत होगी, मैं बिना किसी मुआवजे की मांग किए आपका इलाज करूंगी। श्री वर्मा कुछ हद तक भावुक हो गए। उन्हें बहुत लंबे समय से भावुकता महसूस नहीं हुई थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो दयालुता की कद्र करती थी और जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे उन्हें वह तहे दिल से जवाब देती थी। श्री गुप्ता को सच में लोगों की परख थी। श्री वर्मा ने धीरे से आह भरी, तुम एक अच्छी बच्ची हो, बस दुख है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। काश तुम मेरी बेटी होती। उन्हें अचानक जयंत से जलन महसूस हुई कि उसे इतनी उत्कृष्ट बेटी मिली है। वास्तव में उसका भाग्य अच्छा है। आकाश ने उन्हें ठंडी निगाह से देखा। सपना देखना बंद कीजिए, आपको कभी ऐसी बेटी नहीं मिल सकती। अगर प्रीति श्री वर्मा की बेटी होती तो क्या होता? उन्हें और प्रीति को भाई बहन बनना पड़ता। क्या इससे उनका साथ होना और भी असंभव नहीं हो जाता? शौर्य का जैविक भाई न होने के खुलासे से श्री वर्मा का दिमाग जरूर खराब हो गया होगा, जो वह प्रीति को अपनी बेटी बनाने की कल्पना कर रहे थे। क्या बेतुकी कल्पना है? प्रीति की ओर से श्री वर्मा के भावनात्मक उद्गार पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि अब तक वह काफी लोगों का इलाज कर चुकी थी और लगभग हर कोई जिसे वह ठीक करती थी यही उम्मीद करता था कि वह उनके किसी करीबी रिश्तेदार में हो, क्योंकि परिवार में डॉक्टर होने से सुरक्षा की भावना मिलती है। वह मरीजों के ऐसी बातें कहने की आदी हो चुकी थी और उन्होंने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। इलाज के बाद श्री वर्मा वहां से चले गए। प्रीति को किसी तरह श्री वर्मा का जाते हुए शरीर कुछ थका हुआ लगा और वह आकाश को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें भविष्य में उन्हें और गुस्सा दिलाना बंद करना चाहिए, नहीं तो अगर उनके स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो पछतावा तुम्हें होगा। अगर यह कोई और कहता तो आकाश नहीं सुनता, लेकिन चूंकि यह प्रीति ने कहा था तो उसने जरा भी विरोध नहीं किया। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आखिरकार अगर श्री वर्मा गुस्से से बीमार पड़ते हैं तो भी प्रीति को ही उनके इलाज और देखभाल में जुटना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा होगा कि वह दोबारा बीमार न हो, खासकर तब जब प्रीति ने उन्हें ठीक करने में इतनी मेहनत की थी। उस समय प्रीति का मन अब और फिल्म देखने का नहीं था। उसने आकाश से कहा कि वह उसे वापस अस्पताल ले चले ताकि श्री वर्मा की दवा बनाने की तैयारी जल्दी की जा सके। आकाश उसके साथ रहा, उसकी मदद करता रहा। दवा तैयार होते ही प्रीति ने सीधे आकाश को सौंप दी। ये तुम श्री वर्मा को दे दो। उन्हें कहना कि गुस्से से बचें और मसालेदार खाने से परहेज करें, और अगर उन्हें जरा भी अस्वस्थ महसूस हो तो तुरंत मुझसे मिलें। खुद ही सब्र करने की कोशिश न करें। उनकी हालत ऐसी नहीं है जिसमें वह सब्र कर सकें, इससे जटिलताएं आ सकती हैं। आकाश ने दवा ले ली, लेकिन वह हिचकिचाने लगा। प्रीति के लिए श्री वर्मा से यह कहना ठीक था, लेकिन अगर वह ये कहता है तो ये कुछ ज्यादा ही लगेगा, है ना? यह ऐसा लगेगा जैसे वह सच में श्री वर्मा की परवाह करता है। लेकिन ये चिकित्सकीय सलाह थी और उसे न कहना सही नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह आकाश ने दादी माँ को वर्मा निवास पर वापस पहुंचाया।
पिछली रात वह दादी माँ के घर प्रीति के साथ रुका था और उसने अपने बड़े भाई से जुड़े मामले के बारे में उन्हें कुछ बता दिया था। यह नहीं था कि वह विशेष रूप से विचारशील था, बल्कि पिछली रात श्री वर्मा को गुस्से में खून थूकते देखने की याद उसके दिमाग में ताज़ा थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी दादी खबर सुनकर चौंक जाएं और उन्हें कोई नुकसान हो, खासकर बुढ़ापे के कारण वह ऐसे झटकों को संभालने में कम सक्षम थी। इससे भी बढ़कर अपनी दादी को बीमार होने की चिंता देना अंततः प्रीति पर बोझ डालता। प्रीति उसकी अपनी पोती से ज्यादा दादी माँ का ध्यान रखती थी। अगर दादी माँ बीमार पड़ गईं, तो वह निश्चित रूप से उसे डांटेंगी। कार में बैठी दादी माँ का रंग पूरी यात्रा के दौरान ठीक नहीं लगा। वर्मा निवास के बैठक में प्रवेश करने पर और श्रीमती वर्मा को देखकर उनका चेहरा और भी ज्यादा स्याह हो गया। हालांकि आकाश ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि शौर्य श्री वर्मा का जैविक बेटा नहीं था। उसने पिछली रात उन्हें जोरदार संकेत दिए थे और वह एक पल भी नहीं सो पाई थी। लगभग यह इच्छा कर रही थी कि वह श्रीमती वर्मा के बाल पकड़ लें और सच में पूछें कि क्या वह अभी भी इंसान है या नहीं। वह किसी और के बच्चे को लेकर वर्मा परिवार में शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी, और फिर 30 साल तक सबको धोखा दिया। श्रीमती वर्मा की तरफ ठंडी निगाह डालने के बाद दादी माँ की नज़र उनके बेटे श्री वर्मा के चेहरे पर घूमी और उन्हें उन पर ऐसा गुस्सा आया जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बच्चा उनका अपना है। कितनी शर्म की बात है। उन्होंने लगभग वर्मा परिवार के सभी पूर्वजों पर शर्म ला दी थी। शुक्र है कि सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो वर्मा परिवार की सदियों पुरानी नींव किसी और के हाथ में चली जाती। पहिए वाली कुर्सी पर बैठे शौर्य को देखने पर दादी माँ का भाव भी अमित्र था। बच्चा उनका जैविक बेटा नहीं था, ये शौर्य को जाहिर तौर पर बहुत पहले से पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप देखा कि श्री वर्मा ने उसे पालने पोसने में अपना सब कुछ लगा दिया। वर्मा परिवार का सब कुछ उसे सौंप दिया, ये देखते हुए कि श्री वर्मा ने आकाश पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे परिवार के व्यवसाय का एक भी हिस्सा नहीं दिया, अपने भाई के लिए जरा भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने सोचा था कि यह बड़ा पोता एक दयालु और अच्छा इंसान है, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया था। अगर उसमें जरा भी ज़मीर होता तो वह वर्मा परिवार की हर चीज़ पर एकाधिकार नहीं करता। श्रीमती वर्मा सामने के इस तमाशे से कुछ हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह दादी माँ और आकाश के साथ उन्हें क्यों बुलाया गया था। इसके अलावा जिस तरह से दादी माँ उन्हें देख रही थी, उससे लग रहा था कि वह उन्हें फाड़ कर रख देंगी। कहीं यह आरुष की बीमारी के बारे में तो नहीं है। बच्चा हाल ही में बिना किसी कारण के लगातार रो रहा था। अस्पताल की जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन घर लौटने पर उसे दस्त लगने लगते और वह रोता चिल्लाता रहता। श्री वर्मा बच्चे को प्रीति से इलाज कराने के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सख्त असहमति जताई, जिसके परिणामस्वरूप श्री वर्मा ने उन्हें कई दिनों तक डांटा। पिछली रात जब वह लौटे और बच्चे का रोना सुना तो उन्होंने उन्हें नहीं डांटा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जाने दिया, लेकिन उन्हें सुबह सुबह इतनी बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दिन रात बच्चे की चौकसी के अलावा कुछ नहीं किया था, किसी भी दुर्घटना से डरते हुए। वह मुश्किल से कुछ घंटे सो पाई थी। वह बहुत बुरी लग रही थी और पूरी तरह से थकी हुई थी। वह इतनी सुबह जगाए जाने से नाराज थी, थकान से भरी हुई थी। वह केवल सोना चाहती थी और अपनी सास के भावों का सामना नहीं करना चाहती थी। हालांकि श्री वर्मा के अगले वाक्य ने उन्हें सीधे एक बर्फीले तहखाने में डुबो दिया, जिससे वह जाग गईं। मैंने पहले ही पितृत्व परीक्षण करवा लिया है और परिणाम दिखाते हैं कि शौर्य और मेरा कोई रक्त संबंध नहीं है। श्रीमती वर्मा का सिर चकरा गया, उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। ये कैसे हो सकता है? श्री वर्मा ने अचानक पितृत्व परीक्षण क्यों करवाया? अगर उन्होंने करवाया भी तो वह उनके नाजायज बच्चे आकाश के लिए होना चाहिए। उनके शौर्य का परीक्षण क्यों? क्या उन्होंने और शौर्य ने किसी तरह खुद को धोखा दे दिया था? लेकिन उन्होंने हमेशा इस रहस्य को इतनी अच्छी तरह से छिपाया था और उनका बेटा भी बेहद सतर्क रहा था। शौर्य का चेहरा भी राख जैसा था, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, बल के कारण उसके हाथों के पीछे की नसें उभर आई थीं। श्रीमती वर्मा, श्री वर्मा की आवाज में एक तीखी, घातक ठंडक थी। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। शौर्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पूर्व मंगेतर की वेई चीवे का बच्चा है। फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा, ये कहते हुए कि बच्चा मेरा है। गर्भावस्था का इस्तेमाल करके मुझसे शादी की और मेरे हाथों की वेई के बेटे को वर्षों तक पाला। तुम सच में मरने लायक हो। श्रीमती वर्मा सदमे की स्थिति में थी। उनका लंबे समय से छिपा हुआ रहस्य अचानक सामने आ गया। उनका सबसे बुरा सपना हकीकत में बदल गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वह अपना बचाव करना भी भूल गईं। इस परिदृश्य का अनुमान लगाने और अपने बचाव की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद वह अब अवाक थी। थप्पड़, एक गूंजता हुआ थप्पड़ उनके चेहरे पर पड़ा, जिससे उनका सिर घूम गया और उनके दांत बाहर आ गए। श्री वर्मा ने उस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। श्रीमती वर्मा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुम मुझसे प्यार करोगी, क्योंकि स्नेह सबसे अविश्वसनीय चीज है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें दौलत और विलासिता दी, वर्मा परिवार को फलने फूलने और विकसित होने का मौका दिया, जिससे 30 साल तक समृद्धि हुई। तुम वफादारी की न्यूनतम जरूरत भी पूरी नहीं कर सकी। श्री वर्मा की उपस्थिति प्रभावशाली थी, उनका चेहरा बर्फ जैसा। तुमने किसी और के बेटे को मुझसे पालने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंभीर दर्द और खून के स्वाद ने आखिरकार श्रीमती वर्मा को होश में ला दिया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। श्री वर्मा, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मुझे बेवफा कहते हो, लेकिन क्या तुम कभी वफादार रहे? क्या मैंने भी किसी और के बेटे को नहीं पाला है? उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए आकाश की ओर इशारा किया। ये किसका नाजायज बच्चा है? मेरा नहीं, ये तुम्हारी किसी दूसरी औरत के साथ संबंध का नतीजा है। मैंने तुम्हारी दूसरी औरत के बेटे को इतने सालों तक पाला, शौर्य को कुछ सालों तक पालना इससे कैसे अलग है? हम बराबर हैं। श्री वर्मा की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने श्रीमती वर्मा का कॉलर पकड़ लिया। उनकी आवाज भयंकर थी। तुम्हें लगता है कि तुम बराबर होने की बात करने की स्थिति में हो?
इतने सालों से तुम मुझ पर जीती रही हो, मैंने तुम्हें सबसे बेहतरीन जिंदगी दी, सबसे ज्यादा इज्जत दी। यहाँ तक कि जब तुमने मेरी माँ से झगड़ा किया, मैंने हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया। मैंने तुमसे बाहर एक पैसा भी कमाने की जरूरत नहीं रखी। मैंने शौर्य को कैसे पाला और तुमने आकाश को कैसे पाला? क्या तुम बराबर होने की बात करने का साहस रखती हो? आस्था परिवार भी तुम्हारा सहयोगी है। मैंने शौर्य को हर चीज में सबसे अच्छा दिया, मैंने अपना दिल और आत्मा इसमें लगाई, मैंने यहाँ तक कि वर्मा परिवार का पूरा व्यवसाय उसे छोड़ दिया। और तुमने आकाश को क्या दिया है? तुमने उसके लिए केवल गाली और धोखा रखा। तुमने जानबूझकर उसे मारने की भी कोशिश की, एक बार से ज्यादा। तुम कहती हो कि आकाश एक नाजायज बच्चा है। ठीक है, आज से तुम और तुम्हारा बेटा वर्मा परिवार से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नाजायज कौन है, वर्मा परिवार का असली भविष्य का मालिक कौन है। एक पैसा भी लेने के बारे में सोचना भी मत। जो फायदा तुमने वर्मा परिवार से लिया है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से दुगना वापस निकलवाऊंगा। ये कहकर श्री वर्मा ने जाने दिया और श्रीमती वर्मा को जमीन पर गिर जाने दिया। फिर उन्होंने शौर्य की ओर अपना सिर घुमाया। तुम्हें और कुछ कहना है? शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया, आंसू छलक रहे थे। पिताजी, यह मामला वास्तव में मेरी माँ की गलती थी, लेकिन इतने सालों से मैंने हमेशा आपको अपना असली पिता माना है। मेरे दिल में आप मेरे एकमात्र पिता हैं। क्या ऐसा है? श्री वर्मा ने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। तो तुमने मुझे अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत क्यों नहीं की? तुम बिना किसी अपराध बोध के मेरे द्वारा दी गई हर चीज को कैसे स्वीकार कर सकते थे? तुम, जिसमें वर्मा परिवार के खून की एक बूंद भी नहीं है, मेरे वर्मा परिवार के वारिस बनने की हिम्मत करते हो। तुम पूरी तरह से जानते थे कि आकाश मेरा एकमात्र बेटा था, फिर भी तुमने उसके साथ संपत्ति का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया। इन सभी वर्षों में तुम अपने असली रक्त समूह को छिपाने की भरसक कोशिश करते रहे हो। तुम बिल्कुल भी ओ ग्रुप के नहीं हो। आस्था अस्पताल और आस्था तुम्हारी सहयोगी थी, वे इसे छिपाने में तुम्हारी मदद करती थी। यही असली कारण है कि तुमने आस्था से शादी की। बगल में खड़े आकाश ने यह सुनकर भौहें चढ़ा लीं। क्या आस्था को पहले से ही पता था कि उसका बड़ा भाई जैविक रूप से संबंधित नहीं है? उसने हमेशा सोचा था कि उसका भाई सच में आस्था से प्यार करता है, इसीलिए वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका भाई वास्तव में उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने उसके व्यक्तित्व को अच्छा और शादी के लिए उपयुक्त माना, इसलिए उसने उससे शादी करने का फैसला किया। और अब उसे आखिरकार असली कारण पता चला कि उसका भाई आस्था से क्यों शादी करना चाहता था। ये सब उसके भाई के बारे में उसकी धारणा को तोड़ गया। वह उतना शुद्ध रूप से दयालु और सीधा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। शौर्य की आंखों से आंसू एक एक करके टपकने लगे। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। पिताजी, मैं किसी और से ज्यादा आपका बेटा बनना चाहता था। इन वर्षों में मैं डर में जिया, हमेशा अपनी पहचान छिपाता रहा, क्योंकि मुझे डर था कि आप गुस्सा होंगे और अब मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे। मैंने कभी कंपनी और पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं सिर्फ तब तक अस्थायी रूप से उनका प्रबंधन कर रहा था जब तक आकाश पद संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाता, और मैंने फैसला किया था कि जिस दिन आकाश तैयार होगा, मैं सब कुछ उसे सौंप दूंगा। पिताजी, आप जानते हैं कि आपने मुझसे कितना प्यार किया, मुझे कितना महत्व दिया, इसलिए इन सभी वर्षों में मैं भी एक ऐसा बेटा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ जिस पर आपको गर्व हो, और मैं पूरे दिल से आकाश का अच्छी तरह से ध्यान रख रहा हूँ। कभी ढील देने की हिम्मत नहीं की, डरता था कि मैं आपको निराश कर दूंगा। श्री वर्मा ने आंसू बहाते शौर्य को देखा, उनका दिल टूट गया। ये वह बच्चा था जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था। ये कहना कि कोई भावनाएं नहीं थी, ये झूठ होगा। उन्होंने हमेशा आकाश से ज्यादा उसके साथ बेहतर व्यवहार किया, हमेशा उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया। लेकिन जैविक रूप से उनका न होना एक तथ्य बना रहा, और श्री वर्मा शौर्य से कितना भी प्यार करते हों, फिर भी उनके बीच एक बाधा थी। उन्हें पहले गर्व होता था कि उनके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ विनम्र थे, पारिवारिक संपत्ति को लेकर कभी नहीं लड़ते थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ, ये वास्तव में केवल आकाश था जिसने कभी विरोध नहीं किया, जबकि शौर्य ने केवल सतही तौर पर सहमति दी। उसने कभी भी कंपनी और वर्मा परिवार के व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं छोड़ा था। इससे भी ज्यादा, इन वर्षों में शौर्य ने लगातार श्रीमती वर्मा परिवार का समर्थन किया, कंपनी को श्रीमती वर्मा परिवार के रिश्तेदारों से भर दिया, कई बड़ी परियोजनाएं श्रीमती वर्मा परिवार को सौंप दी, जिससे श्रीमती वर्मा परिवार ने अनगिनत लाभ कमाए थे, हर साल अरबों कमा रहे थे। जिस साल शौर्य अनुपस्थित था, जब आकाश कंपनी का सीईओ था, उसने श्रीमती वर्मा परिवार को निर्णायक रूप से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने श्रीमती वर्मा परिवार को एक विशाल परजीवी के रूप में देखा। खुद को वर्मा परिवार का हिस्सा मानते हुए वह श्रीमती वर्मा परिवार को कंपनी से भारी मात्रा में धन चुराने को बर्दाश्त नहीं कर सका। शौर्य ने वास्तव में कभी खुद को वर्मा परिवार का हिस्सा नहीं माना। मूल रूप से वह श्रीमती वर्मा परिवार का पक्ष ले रहा था और उसकी मदद कर रहा था। छोटा भाई, लंबे समय बाद श्री वर्मा ने आखिरकार फटी हुई आवाज में कहा, शौर्य, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम और तुम्हारी माँ वर्मा परिवार छोड़ दो। इन वर्षों में मैंने आकाश की उपेक्षा की है, तुम पर अपने सारे प्रयास डाले हैं, अब इसे समाप्त करने का समय है। एक शब्द है, नुकसान को कम करना, और अब मुझे यही करना होगा। पिताजी, शौर्य ने ऊपर उनकी ओर देखा, फूट फूट कर रोते हुए, चाहे मैं आपका जैविक बेटा हूं या नहीं, मैं केवल आपको ही अपना पिता मानता हूं। भले ही आप मुझे बेदखल कर दें, मैं तब भी आपका बेटा हूं। आपके बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूंगा। दादी माँ यहीं है, और आकाश भी। वर्मा परिवार मेरा घर है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो कहाँ जाऊं? कि वे परिवार के पास जाओ। जब श्री वर्मा ने यह सुना तो उनकी आवाज फिर से भयंकर हो गई। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने शौर्य से इतने शातिर लहजे में बात की। क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? अभी भी दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम चुपके से किवेई से संपर्क कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस तथ्य को छिपा सकते हो कि तुम चुपके से किवेई परिवार का समर्थन कर रहे हो, यहाँ तक कि किवेई के दूसरे बेटे की भी मदद कर रहे हो?
आकाश के लिए तुम्हारी सारी परवाह नकली है। कि जीजियान चीजिजन के लिए तुम्हारी चिंता असली है। आखिरकार कि जीजियान तुम्हारा असली सौतेला भाई है जो खून से संबंधित है। मैंने पहले ही जांच करवा ली है कि जीजियान ने जो कंपनी शुरू की थी उसे तुमने ही फंड किया था और तुम शक्ति कॉर्प से प्रोजेक्ट्स को उसकी तरफ मोड़ रहे थे। श्रीमती वर्मा परिवार की तरह कि वेई परिवार भी वर्मा परिवार पर निर्भर है, शक्ति कॉर्प के फंड और मुनाफे को बांट रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल जबकि जीजियान की शादी हुई तो तुमने मुझसे उसके लिए एक लग्जरी विला और एक यार्ड खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। सब कुछ 700 मिलियन से ज्यादा का था। इस बिंदु पर श्री वर्मा के गले में एक मीठा और बासी स्वाद उमड़ आया। उनका सीना इतना दर्द कर रहा था कि वह लगभग फट गया और वह लगभग फटी हुई आवाज में गरजे, शौर्य, जब तुमने मुझसे ये पैसे मांगे थे तो तुमने कहा था कि यह तुम्हारी अपनी शादी के लिए है। तुम मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकते हो? तुमने की जीजियान की जेब भरने के लिए मेरे पैसे लिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब आकाश की शादी हुई तो मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने उसके व्यावसायिक उद्यमों का कभी समर्थन नहीं किया। शौर्य, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं रहा हूँ? मैंने तुम्हें वर्मा परिवार का सब कुछ दिया, लेकिन तुमने आकाश को कभी भी अपना भाई नहीं माना। तुमने कभी ईमानदारी से उसकी मदद नहीं की। तुम्हारी नजरों में केवल की जीजियान ही तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुम्हारी नसों में बहने वाला खून की वेई परिवार का है, वर्मा परिवार का नहीं। शौर्य का रोना अचानक रुक गया। उसने सदमे में श्री वर्मा को देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने की जीजियान के बारे में भी पता लगा लिया होगा। उसने सोचा था कि उसने इस मामले को त्रुटिहीन ढंग से संभाला है, लेकिन ऐसा लगा कि उसने श्री वर्मा की असली शक्ति को कम आंका था। अगर वह कुछ जांच करना चाहते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह पता नहीं लगा सकते थे। जमीन पर बैठी श्रीमती वर्मा भी घबरा गईं और डर गईं। चून की श्री वर्मा की जीजियान के बारे में पता लगा सकते थे तो उन्हें उनके और की वेई के बारे में भी जरूर पता होगा। इन वर्षों में वह चुपके से की वेई के संपर्क में रही, एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति जो वह कैसा भी व्यवहार करती कभी गुस्सा नहीं होता, हमेशा उसे प्यार से मनाता। की वेई के साथ उन्होंने एक महिला होने की सबसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव किया और एक अत्यधिक लाड़ प्यार का आनंद लिया जो उन्हें श्री वर्मा के साथ कभी नहीं मिल सकता था। इस प्रकार उन्होंने हमेशा की वेई को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की थी और लगातार अपने बेटे से की वेई और की जीजियान दोनों की मदद करने के लिए कहा। हालांकि की जीजियान उनका जैविक बेटा नहीं था, लेकिन की जीजियान की मां जल्दी ही गुजर गई थी, जिससे कि वेई के बगल में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। आकाश और शौर्य का कोई रक्त संबंध नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह अपने बेटे को आकाश के साथ सचमुच अच्छा होने नहीं देंगी। एक सती कार्य ही काफी था। खून से संबंधित की जीजियान था जो वास्तव में शौर्य का असली सौतेला भाई था। उन्होंने सोचा कि इतने सालों के बाद श्री वर्मा ने कभी उन पर शक नहीं किया था और उनका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन यह मुद्दा किसी तरह लीक हो गया। वह कौन हो सकता है? किसने उनका रहस्य उजागर किया? क्या यह हो सकता है कि आकाश ग्रुप पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से शौर्य की जांच की? श्रीमती वर्मा ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से खुद को रोक नहीं पाई, केवल ये देखने के लिए कि उसके आमतौर पर भावहीन चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। मेरा उपनाम वर्मा है, लेकिन मुझे वर्मा परिवार से एक पैसा भी नहीं मिल सकता। इस क्षण आकाश वास्तव में स्तब्ध था। उसने कभी परवाह नहीं की कि उसका बड़ा भाई उसका जैविक भाई है या नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि उसके भाई द्वारा दिखाई गई दया, भले ही रक्त संबंध न हो, वास्तविक थी और इतने सालों से उनका भाईचारा भी। लेकिन अब उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सारी दया नकली थी। उसकी तुलना में जिस भाई को उसका बड़ा भाई वास्तव में प्यार करता था, वह वास्तव में की वेई का बेटा की जीजियान था। आकाश को लगा जैसे कुछ उसके गले में अटक गया है, इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बड़े भाई, क्या पिताजी ने जो कुछ कहा वह सब सच है? क्या तुमने मुझे कभी भी अपना भाई नहीं माना? ऐसा नहीं है आकाश। शौर्य होश में आया और जल्दी से कहा, मैंने की जीजियान की मदद जरूर की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह बहुत अक्षम था। उसकी कंपनी को धोखा दिया गया था और मैं यह नहीं देख सका, इसलिए मैंने उसे संभालने के लिए एक ग्रुप प्रोजेक्ट पेश किया। मैंने बस सोचा कि यह मेरे लिए एक सरल इशारा था और ग्रुप का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आकाश ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज में एक अकथनीय भावना थी। तो जब मैं बिना किसी फंड और बिना किसी क्लाइंट के अपनी कंपनी शुरू कर रहा था, तब तुमने इतने सरल रूप से मुझे एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं पेश किया? जब मैं शुरू में एक ऑफिस भी किराए पर नहीं ले सकता था, तो तुमने मुझे ग्रुप के खाली ऑफिसों में से एक क्यों नहीं दिया? आकाश, मैं जानता था कि तुम सक्षम हो और तुम्हारा स्वाभिमान मजबूत है। तुम निश्चित रूप से मेरी मदद नहीं चाहते होगे, इसीलिए मैंने पेशकश नहीं की। अगर मुझे पता होता कि तुम संघर्ष कर रहे हो, जानते कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता? आकाश का लहजा ठंडा हो गया। अगर ऐसा है तो बड़े भाई को मुझे भी 700 मिलियन का एक विला और एक यार्ड उपहार में देना चाहिए। मैं प्रीति से शादी करने जा रहा हूं और पिछली बार जब हमने शादी की थी तब तुमने कुछ नहीं दिया था, तो इस बार तुम इसकी भरपाई कर सकते हो। शौर्य के शब्द उसके गले में अटक गए, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आकाश, तुम प्रीति से शादी कर रहे हो? क्या बात है? क्या ये संभव नहीं है? या बड़े भाई 700 मिलियन से अलग नहीं होना चाहते? नहीं, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें कैसे नहीं देना चाहूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, बस अभी मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। बड़े भाई के पास पैसा कैसे नहीं हो सकता? क्या पिताजी ने तुम्हें ग्रुप में शेयर नहीं दिए? तुम्हें हर साल कम से कम 5 या 600 मिलियन डिविडेंड मिलते हैं। अन्य पारिवारिक संपत्तियों का तो जिक्र ही नहीं, वह सब भी तुम्हें सौंप दी गई हैं। क्या तुमने वह सारा पैसा खर्च कर दिया है? वास्तव में मैंने इसे खर्च कर दिया है। आकाश, तुम जानते हो मैं बहुत मनोरंजन करता हूँ, अक्सर व्यावसायिक सहयोगियों के साथ भोजन करता हूँ और मुझे बार बार उपहार देने पड़ते हैं, इसलिए मेरे खर्च अधिक हैं। तो क्या वे सभी खर्च कंपनी के खातों में दर्ज नहीं होते हैं? क्या बड़े भाई मुझे मूर्ख समझते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बुनियादी बातें नहीं समझता?
आकाश ने अचानक एक मजाकिया मुस्कान दिखाई। या क्या ये है कि तुम्हें हर साल कंपनी से जो पैसा मिलता है वह सबकी वेई परिवार और श्रीमती वर्मा परिवार के पास चला जाता है? क्योंकि मेरा उपनाम वर्मा है तुम मुझे नहीं दोगे? उसने अपने अच्छे बड़े भाई को देखा, फिर अपने अच्छे पिता को और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, यह वास्तव में हास्यास्पद है। अगर यह बात बाहर निकलती है तो शायद दूसरों को विश्वास न हो कि जिसका उपनाम वर्मा है उसे वर्मा परिवार से एक पैसा भी नहीं मिलता। ऐसा क्या है, मैं वर्मा उपनाम भी नहीं रखूंगा। दादी माँ, मैं आपका उपनाम ले लूंगा या फिर मैं प्रीति का ही ले लूं, कम से कम वह मेरे साथ सच में अच्छी है। उसने एक ऐसा मजाक किया जो ठंड से भी ज्यादा ठंडा था। कोई हंस नहीं सका। दादी माँ का चेहरा तनावग्रस्त था। उन्होंने शौर्य और श्रीमती वर्मा को ठंडी निगाह से देखते हुए चुप्पी साधे रखी और शौर्य ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं सका। अपनी सारी वाक्पटुता के बावजूद वह अब खुद का बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि करीब से विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में कभी भी आकाश को उसके करियर में मदद नहीं की थी, नहीं उसने कभी उसके लिए कुछ खरीदा था। आकाश के प्रति उसकी दया केवल दैनिक आधार पर उसके हाल चाल पूछने या जब वह मुसीबत में पड़ता था तो उसका साथ देने तक ही सीमित थी, या शायद उसके साथ कुछ अच्छा खाना साझा करना। एक बच्चे के रूप में आकाश एक आधी चॉकलेट बार या आधे कुकी के लिए इतना आभारी होता था, और एक वयस्क के रूप में जब भी उसके पिता उसे डांटते थे, अगर शौर्य उसके बगल में कुछ सहायक शब्द कहता था तो आकाश शौर्य को दुनिया का सबसे दयालु व्यक्ति महसूस करता था। आकाश की आसानी से संतुष्टि ने शौर्य को वास्तव में उसे गंभीरता से न लेने के लिए प्रेरित किया था। श्री वर्मा ने अपनी छाती को ढंक लिया। गले में वह कड़वी मिठास अब और नहीं दब सकी, क्योंकि उन्होंने फूंक की आवाज के साथ एक मुंह भरकर खून थूक दिया। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।